देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन ने थोड़ा पढ़ लिए थे ना, देखो जो पढ़ लिए अपन उसके बाद ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तुम लाइनों को समझना और इमेजिन करना जो अपन ने पढ़े वो सारी चीज़ें, ठीक है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कॉल्ड दी रिंग्स, क्या बोले अपन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग can be found. Some of these are nitrogenous bases, है ना, हेट्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजनस बेसिस भी आते हैं, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन when found attached to a sugar, जब इस शुगर से जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं बोलो, न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया उनसे तो फिर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ये फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टरिफाइड टू द शुगर, यानी एस्टर बॉन्ड से जुड़ गया अगर, ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन, समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, ये सारे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारे न्यूक्लियोसाइड है ना। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, है ना, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड और गुआनाइलिक एसिड, ये सारी चीज़ें क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स है। हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, उसमें न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, हाँ मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर जुड़ के अपने बताए थे कैसे जुड़ते करके सारी चीज़ें देखे, वो जुड़ के डीएनए आरएनए बने। हाँ, तो अगर एक स्ट्रैंड रहा तो क्या कहलाएगा, आरएनए, दोनों स्ट्रैंड बन गए तो फिर डीएनए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं उसमें, एक स्ट्रैंड वाले को डीएनए बोल सकते हैं तुम, बिल्कुल बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ना, अगर उसमें फॉस्फेट शुगर है नहीं है वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा ना अपने को। देखो अगर उसमें शुगर है जो अपन बोल रहे हैं वो शुगर है उसके अंदर, जैसे ये अपन ने बनाई है तो हाँ, यहाँ पर अगर अपन OH बना दिया इसके अंदर, OH बना दिया अपन ने, तो फिर ये क्या बन जाएगा अपना, ये राइबोस बन गया, बिल्कुल, तो फिर यार नहीं बन जाएगा। और अगर OH नहीं रहा तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। चलो अब देखो आ गया, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आ गया अपन जहाँ पर कहाँ पर थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो पढ़ लिए थे, ये प्रोटीन भी पढ़ लिए थे। अब आ जाएंगे अपन जो मेन टॉपिक है अपना, न्यूक्लिक एसिड्स, यहाँ से मेन चालू हो रहा है, वहाँ तो इंट्रोडक्शन दिया सिर्फ, है ना, इधर आ जाओ। देखा, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सही बात बोलेगा नहीं, सही है। देखो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स के ना, न्यूक्लियोटाइड टाइड 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 जुड़ते जाएंगे तो क्या बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे, बढ़िया। तो इसीलिए देखो दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लिक एसिड को ही क्या बोल सकते बोलो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते, याद रखना है ना। न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 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 ठीक है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन में बोलो, जो प्रोटीन है अपना, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं ना फिर इसको, प्रोटीन क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल प्रोटीन को पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड के साथ में देखो, टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, यानी तीन चीज़ें पढ़े ना अपने मैक्रोमोलिक्यूल में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या पढ़े, चार चीज़ें पढ़े, लिपिड भी पढ़े, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल तो तीन ही है, पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को प्रोटीन, हाँ दोनों बोल सकते हैं, प्रोटीन। अब पॉलीअमीनो एसिड बोले फिर प्रोटीन बोल दो, है ना। तो देखो क्या क्या बोला, टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स शुगर को बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को, बिल्कुल। तो उनके साथ में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बना देंगे अपना, मैक्रोमोलिक्यूल का फ्रैक्शन, समझ में आते हो। मैक्रोमोलिक्यूल में तीन चीज़ है, एक प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड और एक क्या बोले अपने, पॉलीसैकेराइड, शुगर, ये तीन चीज़ें हैं ना। तो उसी को उसने ऐसा दे दिया, देखो प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में एक और क्या बचा अपना, पॉलीसैकेराइड, शुगर का, बस खत्म। हाँ, तो दिस कंप्रेस ये बना रहे हैं, ये है उसमें तीनों मिलके, हाँ मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं, बिल्कुल। एनी लिविंग टिश्यू और सेल, हाँ किसी भी लिविंग टिश्यू में, सेल में, ये तीन बड़े बड़े मिलेंगे ना तुम्हारे, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के लिए बात करें तो द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये बात है। तो किसका न्यूक्लियोटाइड, किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यूक्लिक एसिड का, हमारी बॉडी का नहीं है।
न्यूक्लिक एसिड्स का हाँ, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, जो खत्म। अपने एक बनाए थे शुगर बिल्कुल। प्लस फॉस्फेट प्लस वो नाइट्रोजन बेस, बेस। हाँ। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। वही सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई है वही चलने वाली है, इसलिए मैंने बोला पहले पढ़ाई जाती है। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज कौन है? वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसकी है? नाइट्रोजनस बेस की। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है? नाइट्रोजनस बेस है ना, हाँ। उसमें तो बीच में नाइट्रोजन भी है ना, कार्बन के बीच बेस में। भी है और शुगर भी है। नहीं, हाइड्रोसाइड देखो क्या बोला, वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें से जो एक है ना बोलता है वो क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तुम्हारा, जैसे इसका मतलब नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा है। हाँ नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है, क्योंकि देखो उसमें दूसरी दूसरी चीज़ें हैं ना बीच बीच में, अरे हाँ, ये बीच में देखो दूसरी चीज़ें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिंग कार्बन है, है नाइट्रोजन तो है। हाँ ये रिंग में दूसरी चीज़ें भी है ना, इसलिए उसको बोल रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक। देखो जैसे कहाँ है अपना पेन, जैसे नाइट्रोजन लगा दिया अपन यहाँ यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया इस तरीके से, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन गई ना। ये सारे कार्बन से बने हुए रहेंगे तो होमोसाइक्लिक, थोड़ा अलग होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक। बता रहा न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ है, वो तो अपने ऑलरेडी पीछे बिल्कुल। देखे। चले नाइट्रोजन बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये बात समझ। सेकंड इज मोनोसैकेराइड। हाँ, सेकंड क्या है? मोनोसैकेराइड इन शुगर, राइबोज हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, ठीक है। एंड द थर्ड फॉस्फेट, देखो फॉस्फोरिक एसिड, इसी से क्वेश्चन उठा याद रखना। फॉस्फोरिक एसिड भागा था बोला उसने, अब तुमको कंफ्यूज करेगा 3 ऑप्शन के अंदर, है ना। फॉस्फोरस एसिड बोल देगा, फॉस्फेट एसिड बोल देगा, कुछ भी बोलेगा। फॉस्फेट बोले तो अलग बात है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड बोलना तो ज़्यादा बेहतर है। बुलाने के लिए तो पहले वही ले रहे ना अपन, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फेट भी बोल सकता हूँ, लेकिन 2 में घुमाएगा, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस नहीं बोलना है, क्या बोलना है बोलो? रिक। क्योंकि पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, वही सेम पैटर्न वो रिपीट कर सकता है में बायो में, समझ रहे ना। देखो जैसे केमिस्ट्री में आया था तो बायोलॉजी में उसी को चिपका सकते हो। यार भाई अपन पीवाईक्यू से क्या अंदाज लगा सकते हैं? पीवाईक्यू से समझ में आता है अपने को कि भाई किस तरीके से पूछ रहा, पूछता सकता और उसके बाद में कौन सा टॉपिक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है उसके नज़दीक, है ना। जैसे अपन ये बायोलॉजी पढ़े, जैसे मैंने तुमको टेबल के बारे में बताया, तो पिछले 3 साल से क्वेश्चन टेबल पर आ रहा है। हाँ। टेबल इंपॉर्टेंस हो गया। पिछले 10 साल के अंदर वो पहले 2 टेबल पे से कोई क्वेश्चन नहीं है। म्यूचुअलिज्म वो भी हाँ वो हर पिछले 3 साल से म्यूचुअलिज्म का प्लस माइनस का आ रहा है, तो उसका मतलब ये अगले साल भी उसमें इंटरेस्ट रहेगा। देखो जिसको टेबल याद है, इसका मतलब उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग तरीके से आ रहा है, हमेशा सेम तो क्वेश्चन नहीं आ रहा। कभी टेबल में क्या पूछ लिया कि कौन था इसमें सेकेंडरी नहीं है बताओ, उसके सराउंडिंग में हाँ बस, यानी उसको मालूम रहता है कि भाई कुछ हॉट टॉपिक रहते हैं सबक के, वो उसको पूछना नहीं पड़ता। जैसे बड़े बड़े सबक, जैसे फॉर बॉय मॉलिक्यूल पूछ रहा हो, अब तुमने मॉलिकुलर बेसिस पढ़े, उसमें डीएनए के बारे में पूछा ही नहीं उसने, तो फिर क्या पूछा? फिर उसने कुछ नहीं पूछा ना, ऐसा रहता है। तो डीएनए के बारे में इधर से पूछ लेता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे सेल के बारे में पूछा, अब मियोसिस पूछा ही नहीं, फिर क्या रहेगा फिर उसके अंदर? मालूम मियोसिस तो आना ही है, माइटोसिस तो आना ही है। एस फेज का सवाल तो कम से कम 3 से नहीं 4-5 साल से रिपीट हो रहा है बस। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, अलग अलग तरीके से घुमा देख लो तुम पुराने सवाल। तो हॉट टॉपिक समझ में, अब वो नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे? जी फेज में क्या होता है, जीवन में क्या होता है, जी2 में क्या होता है, कुछ भी नहीं। उसके इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, तो वो कौन थे अपने मालूम रहता है, यहाँ पर घूमेगा तो ये पहले पक्का रख दो एकदम, उसके इर्द गिर्द की सारी अब चीज़ें ये साथ रिप्रोडक्शन में क्या बोला उन्होंने, वो बोले सर्विकल कैनल और वो मिलके क्या बना रहे। बर्थ हाँ, कुछ तो नहीं से। तो वो रिप्रोडक्शन में तो पूरी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे अपने को मालूम रहता नहीं, हाईलाइटेड पॉइंट है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता, घुमा सकता। अब ये मेरा खुद का क्वेश्चन बोला था फॉस्फोरिक एसिड वाला, मैंने इसको बराबर मैंने फॉस्फोरस तो रहते ही, चलो रिक एसिड है, एसिड है, छोड़ दो ऐसा, इसलिए मैं ध्यान दे रहा मैं तुम्हारे। चलो फॉस्फेट, ठीक है। एज यू नोट इन फिगर 9.1, जैसे तुमने पहले देखे बोलते फिगर 9.1, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं वो कौन रहते हैं? शुगर नहीं रहती, वो नहीं रहती, नाइट्रोजनस बेसिस। हाँ, क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। नेम्ड एडेनिन, देखो उनके नाम क्या क्या है? एडेनिन। देखो अब देखो यहाँ पर तुमने ये मत समझना कि भाई शुगर भी है तो शुगर भी तो अपनी नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही है। देखो एक्चुअल में उसने किसको बोला, क्योंकि इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन दिख रहे हैं ना, बीच में बहुत सारा दिख रहे हैं ना। देखो शुगर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, लेकिन देखो जब इसका असली मॉलिक्यूल जब बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं ना अपन, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, कार्बन कार्बन जुड़े रहते हैं उसमें बाद में जब ऑक्सीजन बताता नहीं मतलब। हाँ, बाद में जब रिंग बनती है ना, उसके बाद में फिर अपने को हेट्रोसाइक्लिक दिखती हो, नजर आती है, लेकिन पहले हेट्रोसाइक्लिक नहीं रहती हो, ठीक है ना। तो अगर अपने को पूछता है कि नीट इसके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है डीएनए के कंपोनेंट में, तो तुमको न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस ही टिकाना पड़ेगा, याद रखना। वो मत टिका देना शुगर, कितनी बोले थे वो भी तो शुगर भी है करके, ऐसा नहीं बोलना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी, हाँ क्योंकि फिर एनसीईआरटी देखी जाएंगी ना। देखो सब कुछ होने के बावजूद में क्या देखी जाएंगी तुम्हारी, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एडेनिन।
तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोला उसने? नाइट्रोजनस बेसिस को ही बोला। नाइट्रोजन बेसिस को, तो इसलिए। मतलब शुगर को नहीं बोला इसका? नहीं, अपने को नहीं टेंशन लेना है, शुगर में ध्यान है नहीं नहीं, देना है बस क्योंकि एक ही जगह पूछने वाला है। हेटेरोसाइक्लिक का डबल से नाम नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि देखो प्रोटीन तुम पढ़ चुके, अमाइनो एसिड तुम पढ़ चुके, शुगर तुम पढ़ चुके, बचा क्या? न्यूक्लिक एसिड, खत्म। इसके बाद कोई आना नहीं वाला है, खत्म, ऐसा। बस मतलब इसका मतलब नाइट्रोजन बेस तुम्हारी वो तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है बोलो? नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेसिस ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है आपकी, ठीक है ना, याद रखनी। तो वही बताया देखो, डबल रिपीट यूरासिल थायरोसिन ये वो, ठीक है ना। एंड सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स, देखो एडेनिन एंड गुआनिन सर, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। हाँ एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन्स है ना? आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन्स। सही है। अब तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, कंफ्यूज। वहाँ पर तो डायरेक्ट प्यूरिन्स पिरिमिडिन बोलते हैं ना अपने को उनको। अब इसके केमिस्ट्री में घुसने का नहीं है अपने को। अगर ये आया कि भाई कंफ्यूज करने के लिए कि जैसे अपन ने वहाँ पर तो अपन डायरेक्ट एडेनिन बोलते हैं ना उनको, तो एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स, तो अपन कंफ्यूज रहेंगे, सब्सटीट्यूटेड क्या करेंगे, डायरेक्ट प्यूरिन ही बोल दो ना। तो ऐसी लाइनें जो बाद में सोचने पर, जैसे कॉन्सेप्ट आम लोग ज़्यादा दूसरा कॉन्सेप्ट बोलते रहते, लेकिन एनसीईआरटी कुछ लाइन में अलग दे देती है, तो ऐसी लाइन पूछ ली जाती है, समझ रहे। अब तो यहाँ पर क्या बोला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अपने को, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स, स्टेटमेंट दे दिया इसका, और दे दिया व्हाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन्स, स्टेटमेंट आ गया अपने को। अब अपन सोचेंगे साला सब्सटीट्यूटेड काय को बोलने का था, सब्सटीट्यूटेड अपन एक ही जगह पढ़े अमाइनो एसिड में, यहाँ काय को बोल दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला, तो अपने उसके केमिस्ट्री में नहीं घुसना है। अब ध्यान देके पढ़ेंगे तो इसी हाँ ऐसा, तो अपने को बोल देना कि भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, बोला ना तो सही बात है, सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स बोल सकते हैं ना। हाँ, तो सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स भी बोला तो कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है, स्टेटमेंट सही होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। द स्केलेटल, देखो द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला फिर, द स्केलेटल क्या बोला, देखो यहाँ पर बोला, अरे ये बोला ना सारा है, आर नाइट्रोजनस बेसिस, देखो एक मिनट, हाँ बेसिस नेम्ड एडेनिन गुआनिन, ये हो गया, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स इज कॉल्ड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। अब जो जुड़ती है डीएनए में उसको प्यूरिन पिरिमिडिन बोल देते हैं, समझ रहे बात। तो चलो यानी कोई इतना टेंशन नहीं लेने का सब्स्टिट्यूट का, बस अगर आया तो भी सब्स्टिट्यूट भी सही है, अगर नॉर्मल दे दिया तब भी सही है ना। तो क्या बोला देखो, द स्केलेटल बोले तो जो डीएनए का स्केलेटल बना रही है, जो स्ट्रक्चर बना रही है, उनको क्या बोल सकते हैं फिर, इसी वजह से फिर उनको प्यूरिन पिरिमिडिन बोल सकते हैं। देखो द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यानी जो डीएनए का स्केलेटल बोले तो जैसे अपनी हड्डी क्या बनाती है, अपनी बॉडी बनाती है ना, उसी तरीके से डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना रही है, कौन, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, सॉरी एडेनिन गुआनिन, ये सारी चीज़ें, उनको क्या बोल सकते हैं अपन फिर, इसी वजह से, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स पिरिमिडिन है, इसलिए अपन डायरेक्ट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन बोल दिया उनको। डायरेक्ट भी बोल सकते हाँ, तो इनको इसलिए अपन स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड अ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेस्पेक्टिवली। इसलिए ये जो बातें करता ना यहाँ पर, जब बार बार जाके केमिस्ट्री छेड़ देता, केमिस्ट्री वाले भी इतना नहीं छेड़ते केमिस्ट्री में, समझ में यार। अब देखो ये जो लाइन बोला उसने सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, अब इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, ऐसे रख के खत्म ऐसा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वो प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, है ना। लेकिन जो डीएनए के अंदर आते ना, जो डीएनए में आते, समझ रहे बात को, एडेनिन गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स है, सही बात है, थायमिन यूरासिल और वो क्या है अपन ने, साइटोसिन, ये तीनों पिरिमिडिन है, सही बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल थायमिन, इनमें से एडेनिन गुआनिन को तुम क्या बोलेंगे, प्यूरिन पिरिमिडिन, डीएनए के रिस्पेक्ट में। हाँ डीएनए के ये जो डीएनए में जो है ना, जो डीएनए का पार्ट बने ना, आते कुछ लेकिन अपने को हाँ, इतना दिया, तो अपने को उनको प्यूरिन्स और पिरिमिडिन बोल देने का, खत्म, समझ रहे। डीएनए के अंदर जो कंपाउंड, हाँ 4-5 पढ़े ना अपन ने, 5 तरीके के, तो उनको अपने को प्यूरिन्स, हाँ डीएनए आ रहे हैं दोनों में, बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड में। ये इसका मतलब देखो द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यानी इसका मतलब जो डीएनए के पार्ट बने उसको क्या बोल देंगे अपन, आर कॉल्ड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, उसको प्यूरिन्स और पिरिमिडिन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। वही मतलब नाइट्रोजन बेस को हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनी तो रिस्पेक्टिवली वो जो ऊपर जो दिए हैं अपने को, है ना। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस, जो शुगर मिलेगी तुमको या क्या हो सकती है, राइबोस हो सकती है ना, यानी राइबोस किसको बोलते हैं, अमोनोसैकेराइड पेंटोस। देखो एक मोनोसैकेराइड है, यानी एक मॉलिक्यूल शुगर का, है ना, मोनोमर है, ठीक है। पेंटोस जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, है ना, और 2 डीऑक्सीराइबोस, यानी दूसरे कार्बन से OH एब्सेंट है, इसलिए क्या बोला, 2 डीऑक्सीराइबोस। समझ रहे हो क्या, कंफ्यूज हो जा रहे हैं,
समझ रहे ना? क्या मतलब? देखो क्या बोला उसने, इधर है कि नहीं है तुम? है ना? देखो द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी जो अपने को आरएनए डीएनए में जो शुगर मिलती है ना, वो या तो राइबोस हो अब शुगर सकती की है। बात बोल रहा हाँ हूँ, अब शुगर हो गया खत्म, पॉली उसका फिर इम्पीडिमेंट का। तो क्या बोला, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलेंगे अपने को, आइदर राइबोस, या तो राइबोस मिल सकती है ना, सही बात है। उसके बाद में देखो या तो फिर क्या मिल सकती है बोलो? 2-deoxyराइबोज। हाँ 2-deoxyराइबोस मिल सकती है। DNA की बात हाँ एडीएनए की बात होगी, तो 2 क्यों बोल दिया? ये 2 पोजीशन पे होगा, वैसे नहीं है बिल्कुल। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। खत्म, डीएनए। while that which contain ribose is called ribonucleic acid। अरे नहीं, खत्म हो गया टॉपिक। ये इसका क्या देखो करना है? कितना का अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो रुको जरा, अभी कहाँ खत्म हुआ? नहीं बाकी है, लेकिन अब इतना भारी नहीं है। इधर का भारी डीएनए के बारे में पढ़ाया नहीं इसने? हाँ, जाओ भैया हाँ रुको, इधर डीएनए के बारे में कहाँ गया? हाँ? इसमें है ना पढ़ा, टॉपिक नहीं है, इंसिडेंट हटा दिया है ना, लेकिन इसमें बहुत सारी क्या बोलेंगे उसको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो अपने को पढ़नी है, ठीक है। देखो याद भी इन करना है। हाँ याद भी करना है, पढ़ना भी बिल्कुल। इन अ पॉलीपेप्टाइड, जो देखो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया तुम्हारे को कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुलेंगी और एनसीडी की लाइन की फॉर्म में खुलेंगी, तो थोड़ा विस्तार में क्लियर रहता है ना, पढ़ने में आता है। फिर वो इन अ पॉलीपेप्टाइड, किसी पॉलीपेप्टाइड के अंदर, और अ प्रोटीन, या फिर प्रोटीन बोल दो। पॉलीपेप्टाइड किसका नाम है? प्रोटीन का ही तो नाम है ना, क्यों बोलते बहुत हैं? ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं। हाँ तब तो ये कैसा तुम्हारे समझ में आ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं, अपन यहाँ दिखते नहीं, तो समझ में आ रहा था कि क्यों बोल रहे पॉलीपेप्टाइड ऐसा। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये पूछ सकते हैं ना तुमको कि भाई अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, पता है? इससे पहले भी तो बोला उसमें। हाँ बिल्कुल, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, विच इज फाउंड व्हेन, अब देखो क्यों बनता है और कैसा बनता है वो समझा रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड बनने का मैकेनिज्म पूरा समझा रहा है, पूरा बनने का मैकेनिज्म बोल रहा है। हाँ देखो, फॉर्म बाय व्हेन द कार्बोक्सिल, कौन सा ग्रुप देखो, कार्बोक्सिल। हाँ पढ़े थे ना, COH ग्रुप रहता ऑफ वन अमाइनो एसिड reacts with amino group of the other group of the next amino acid with the elimination of water moiety। वाटर निकलेंगे इसमें भी देखो, हाँ moiety यानी ग्रुप को बोलते हैं, है ना, पार्ट वाटर मोइटी, यानी वाटर वाला पार्ट निकल जाएगा, एक वाटर निकल जाएगा उसमें से। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखो पानी के निकलने को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। हाँ एस्टरिफिकेशन में भी वाटर ही निकलता है ना, लेकिन वो एस्टर वाला बॉन्ड बनता है ना, बीच में ओ रहते ना उसमें, इसलिए उसका एस्टरिफिकेशन नाम है। अब यहाँ पर सिंपल पानी निकला, पानी वहाँ पर भी निकल रहा था, लेकिन प्रोसेस का नाम कभी देखो, कभी प्रोसेस जो हो रही उस पर नाम पड़ जाता, कभी प्रोडक्ट बनता उस पर नाम पड़ जाता, कभी रिएक्टेंट पे नाम पड़ता, अलग अलग नाम। तो ये इसका मतलब COH NH2 के साथ रिएक्ट होके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना। देखो कैसा बना था वो बताता ना, सिंपल है ना, देखो बताता मैं तुम्हारी रुके ना, हाँ यहाँ पूरा पढ़ने दो बस, इन हो गया यहाँ तक देख। अब यहाँ से पॉलीसेकेराइड का चलूँगा, पहले ये देख लेते, ठीक है, पहले ये देखते कहाँ है भाई, देखो इधर स्पेस है, पहले पेज पे जाओ ना, स्पेस है। पहले पेज तो नहीं अपना तो ये व्हाट्सअप है ना, ठीक है चलो देखो। देखो सबसे मेन बात, अगर ये अपना अमाइनो एसिड है C, ठीक है C है, और ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये है OH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ऐसा। अब ये इधर NH2 ग्रुप लगेगा उसका, NH2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा कार्बन है अपना, ठीक है, दूसरा कार्बन है, और उसका यहाँ NH2 ग्रुप है, क्या है बोलो, NH2 ग्रुप, ठीक है। अब मैं NH2 ग्रुप को थोड़ा तरतीब से लिखता, ठीक है ना, देखो कैसा, जो बॉन्ड बनता ना एक्चुअल में वो नाइट्रोजन से बनता, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, वाटर निकल जाएगा, समझ रहे हो, वाटर निकालना है, क्या निकलेंगे वाटर में, H2O 2H हरे को तो बोलते डब्बा भर के पानी निकाल दिया, नहीं बॉटल भर के निकाल दे बोलो, तो बस निकाल दो बॉटल भर के पानी, वो नीचे वाला निकाल दो, नहीं तो सबसे अच्छा। हाँ ये तो बढ़िया से निकल जाएगा, खत्म, बॉटल बन गई अपनी, निकल गया पानी, बॉटल भर के पानी निकाल लिया, समझे। अब यहाँ से जब ये पानी निकल गया तो मीठा तो जितनी चीज़ें अपने निकाल ली, वो सारा कुछ मिटा देना पड़ेगा ना, हाँ इरेज कर, ये पूरा इरेज करते हैं, ठीक है, ये पानी निकल गया पूरा, पानी निकल गया, पानी तो निकल गया, तो फिर ये जुड़ गए दोनों, जुड़ गया क्या नहीं, सही है ना। चलो इनको जुड़ा देते हैं,
देखो ऐसे जुड़ गई, बहुत ही मोटा बॉन्ड आ जा रहा है, मोटा नहीं है। मतलब आज और भैया बोलो। हर NH2 ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हर देखो, अमाइनो एसिड के साथ है ना जवाब भैया? क्या बोले? हर अमाइनो एसिड मतलब हर अमाइनो एसिड के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको अमाइनो एसिड बोलते हैं, नहीं क्या? वो तो अपन पूरा देखे ना कि किस तरीके से क्या क्या रहता है करके। अमीन ग्रुप आता है अमीन COH ये देखो ये, तो ये बॉन्ड बना है ना, कैसा बॉन्ड दिख रहा है तुम्हारे को, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर एक H भी लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर एक H भी लगा हुआ रहेगा, नीचे का H तो कुछ नहीं हुआ था ना, नीचे का H तो जैसे का था ना, है कि नहीं? हाँ एक H निकाले थे तो वाटर के एक H निकला था ना, H2O निकालेंगे तो ऐसे ही दिखने वाला है तुम्हारे को। तो ये जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड का नाम क्या है बोलो? ग्लाइकोसाइडिक नहीं, यहाँ का पेप्टाइड बॉन्ड है, नाम क्या है बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड, क्या नाम बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड। और फिर ऐसे बहुत सारे बन के प्रोटीन बन जाएंगे। हाँ। इसको प्रोटीन बोल सकते हैं दो को? हाँ बोल सकते, लेकिन ये डाई अमाइनो एसिड बोल सकते हैं इसको ना, डाईपेप्टाइड बोल सकते हैं, डाईपेप्टाइड यानी दो प्रोटीन का तो डाईपेप्टाइड, समझ रहे आप? एक बॉन्ड है तो डाईपेप्टाइड में एक बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड में दो बॉन्ड रहते हैं, पेप्टाइड के ऐसा रहता हो। चलो उसका छोड़ो, इतना टेंशन नहीं है। तुमको समझ में आया? पेप्टाइड बॉन्ड समझाने की कोशिश किया मैंने, ये कैसा बनता है उसने बताया ना, उसने बोला ना, क्यों क्या बोला उसने, एनसीटी इतना तो बोला अपने को कि भाई ये जो बॉन्ड बना ना तुम्हारा, ये जो बॉन्ड बना तो कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे पहले अमाइनो एसिड का पहले अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड है ना, ये पहले वाला अमाइनो एसिड है, तो इसका अपने कार्बोक्सिल ग्रुप लिए, और इसका के लिए सेकंड वाले का अमाइनो ग्रुप। अमीन ग्रुप आ रहा है ना, अमीनो ग्रुप कैसा लिए तो अपने, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप था, तो उन दोनों में से वाटर निकाल दिया, अभी करा तुम्हारे सामने है ना, तो बस फिर क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये पूछ सकता है अपने वो भी क्या क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे करके, कुछ भी घुमा के याद रखे तो अच्छा ही है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तुमको याद ही रहेगा, लेकिन ये प्रोसेस काम की है, प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, अब समझ में आ गया पूरा। तो वाटर मॉइटी निकल गई, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉइटी को तुम एक पार्ट बोल सकते हो, वाटर वाला पार्ट निकल गया, वाटर वाला कंपोनेंट निकल गया, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? मॉइटी यानी पार्ट, ठीक है? द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वाटर निकलने को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, वो तो अपने सुनिए ना, डिहाइड्रेशन टर्म। चलो अब इसी तरीके से देखो, इन अ पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में भी क्या होता है? द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड रहते, यानी मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड, वो किससे जुड़े रहते? ग्लाइको, हाँ ये ग्लूकोज बोलते हैं ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन, तो वहाँ से लिया गया ग्लाइको वर्ड। ग्लूकोज जुड़ जाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़कर जब तुम्हारा कुछ बनाते हैं, जैसे सुक्रोज नहीं, सुक्रोज तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर बनेंगे। हाँ चलो, माल्टोज बोल सकते हैं अपन, माल्टोज जो बनी ना अपनी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो उसको तोड़ने पर जो उसके अंदर उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसा बोल सकते हैं। राइबोज के बीच में जो बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल, राइबोज किसी भी दो शुगर के बीच में, कौन सी भी शुगर है, बड़ी रहो छोटी रहो, बिल्कुल। ग्लूकोज के बाद लैक्टोज आ जाएगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो ये ग्लूकोज दिख रहा है ना, तो जैसे मैंने और ऐसे एज इट इज यहाँ पर एक रिंग बना दिया, कोई ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज की, ठीक है? सेम ग्लूकोज बना दिया, सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिया, देखो ऐसा, यहाँ वो दे दी और यहाँ ऐसा, ठीक है? वही सारी चीज़ है। देखो जैसे इसका एक OH ले ली, इसका एक OH ले ली, पूरी लिख दो, जैसे इसको ऊपर से ले लिया OH को, और यहाँ से पानी निकाल लिया अपन ने, देखो यहाँ OH ले लिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? OH, और यहाँ से पानी निकाल दो, यहाँ से पानी जब निकल जाएगा तो पानी निकाल दो, पानी निकल गया तो कैसा जुड़ जाएगा? देखो कैसा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? बीच का H मिटा तो समझ लो, इरेज कर दो बीच के H को, समझ लो थोड़ी देर, ठीक है? देखो कैसे इरेज कर सकते हैं, उसको ऐसे इरेज कर सकते हैं ना, देखो ये H मिट गया, ये जो अपने मिटा दिए और अपने बना दिए, खत्म ऐसा। तो ये जो बॉन्ड बन जाता है, ये कौन सा बॉन्ड रहता? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता। हो गया। तो मैं तुमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा भी देता एक मिनट में, दिख रहा है? देखो यहाँ पर भी एक OH था, यहाँ पर भी OH था, दोनों जगह देखो, यहाँ पर एक OH होगा, यहाँ पर स्टार्च भी ग्लूकोज ही है ना, स्टार एक ग्लूकोज है, का पॉलीमर है। ग्लूकोज का पॉलीमर। बिल्कुल। देखो जी, तो यहाँ पर OH था, अरे यार बेटे तुम कहाँ चले यार, यहाँ एक OH था, यहाँ पर भी एक OH था, ठीक है? दोनों OH है, ठीक है? यहाँ से पानी निकाल दिया तुमने, है ना? पानी निकाल दो, एस्टरिफिकेशन कर दो उनका, खत्म, ये बॉन्ड बन जाएगा। दिख रहा है ना अभी जो बॉन्ड बन दिख रहा है तुम्हारे को, ऐसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, बस यही बात
समझ रहे? तो एक वाटर वाटर लिए, इसको ले लिए पुण्य पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन, ये पहला कार्बन, पहले कार्बन और चौथे कार्बन से वाटर निकाल दिए तो बन गया। वो ऐसा कोई भी कार्बन से निकालते बनाते, लेकिन समझो यहाँ पर भी वाटर निकल कर ही बॉन्ड बन है ना। 2 OH के बीच में से वाटर निकाल दिए। यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक NH2 एक COOH से वाटर निकाल दिए थे, 2 OH के बीच से वाटर निकाल दिए। और उसमें क्या कर रहे थे, फॉस्फेट का OH और इधर का OH, उनके बीच में वाटर निकाल दिए। तो यानी सारी जगह अपन वाटर निकाल कर ही बॉन्ड बना रहे, समझ रहे बात? लेकिन जैसे वो ग्लूकोज का बॉन्ड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे। बॉन्ड दिखने में लगभग वही है, कोई चीज नहीं है बॉन्ड का। ग्लूकोज में, हाँ ग्लूकोज में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे। अगर नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज के बीच में तो एन ग्लाइकोसिडिक बोल रहे। प्रोटीन में तो पेप्टाइड बोल रहे, और अगर वहां पर है तो एस्टर बोल रहे। समझे हो? ठीक है। उनको नाम पूछेगा कि भाई कौन सा बॉन्ड कहाँ पर मिलता करके। हाँ। ठीक है, चला जाओ। समझ में आएगा? दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फाउंड बाई द डिहाइड्रेशन। ये बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से ही बनता है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड है। 2 कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। किसके बीच में? 2 कार्बन एटम के बीच में, इसलिए इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी है ना, फॉस्फेट मोइटी बोला देखो, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट मोइटी बोलते हैं। मोनोसैकेराइड का बहुत खत्म है। हाँ खत्म हो गया मोनोसैकेराइड, सैकेराइड खत्म हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड पे आ गया। फॉस्फेट मोइटी लिंक्स 3 कार्बन, जो तीन कार्बन से जुड़ रही। अपन ने देखे ना, ऊपर वाला नीचे वाले से जुड़ रहा। देखो यहाँ पर 3 कार्बन। देखो ये देखो ये फॉस्फेट मोइटी, ये देखो ये तीसरे वाला, ये क्या कौन सा बनाया उसने, वही है ना। हाँ देखो ये देखो, हाँ देखो जैसे इसका कौन सा है, इसका 5वां और इसके ऊपर वाला तीसरा, ये जो जुड़ रहे, ये जो जुड़ रहे, इसका 5वां कार्बन, इसके तीसरे कार्बन पे देखो, इसके 5वें कार्बन पे क्या लगेगा, ये पूरा क्या लगेगा, ये पूरा क्या पे लगेगा, 5वें कार्बन पे, और ये तीसरे कार्बन पे OH होंगे यहाँ पर, है ना। OH होंगे, निकल रहा ना, पानी निकल रहा ना, बस ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो उसके 5वें पर, इसके तीसरे पर, हाँ ऐसा। तो जो जुड़ रहा है उसकी बात कर रहा है। देखो उसने बोला कि इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द 3 कार्बन ऑफ 1 sugar of another nucleotide to the 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। यानी ऊपर वाले का तीसरा, नीचे वाले का, उसने थोड़ा उल्टा लिख दिया। देखो क्या बोला, फॉस्फेट मोइटी लिंक्स। फॉस्फेट मोइटी किसको जोड़ती है, देखो ये फॉस्फेट मोइटी तुम्हारी, ये किसको जोड़ रही है, इसके तीसरे कार्बन से नीचे वाले के 5वें कार्बन को। ये फॉस्फेट मोइटी ना पूरी, देखो ये फॉस्फेट मोइटी पूरी, फॉस्फोरस किसको जोड़ रहा, ऊपर वाले के तीसरे कार्बन से नीचे वाले के 5वें कार्बन को। ये 5वां कार्बन है, 5th कार्बन। ये वाला कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन। समझ रहे हो? देखो ये कार्बन कौन सा है, 5वां, तीसरा, ठीक है। हाँ, और जो नीचे वाला कार्बन है ये कौन सा है अपना, 5वां। तो इन दोनों को जोड़ रहा ना, तो उसके बारे में बता रहा है। तो जो फॉस्फेट मोइटी बोलता है अपना, वो क्या करती है, लिंक्स द 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर, तीसरे कार्बन, एक शुगर का तीसरा कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, उसके एक न्यूक्लियोटाइड को, टू द 5th कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, नीचे वाला है। समझ रहे? लाइन का मतलब सिंपल है कि भाई तीसरा कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ता है, उतना ही मतलब, बस खत्म। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड, जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, देखो शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, देखो यहाँ पर पहले CH2OH लगे होंगे ना, और फॉस्फेट, तो फॉस्फेट और इसके बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी OH था और ये भी फॉस्फेट, हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी एस्टर बॉन्ड, ये भी एस्टर बॉन्ड। तो हाँ, तो उसके बारे में समझा रहा है, ठीक है। तो बोला कि द बॉन्ड बिटवीन, देखो क्या बोला, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, एज देयर इज 1 सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में एक एस्टर है, इट इज कॉल्ड डायस्टर बॉन्ड। ये पूरे बॉन्ड को, कितने बॉन्ड को, ये पूरे हाँ। स्टेटमेंट में पूछा तो क्या पूछेंगे तुमको, बोलो। अगर स्टेटमेंट पूछा तो पूछेंगे तुमको क्या बताओ 2 न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है, तो तुमको बोलना पड़ेगा क्या, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सीधा। और अगर फॉस्फेट मोइटी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक ही है। देखो यानी इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन था, ये OH ऊपर का, और ये फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। एस्टर इधर एस्टर। हाँ, तो स्टेटमेंट याद रखना, कैसा पूछ सकता, उसने पूछा अगर कि शुगर के और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप, हाँ एस्टर बॉन्ड। और 2 सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। खत्म। दो न्यूक्लियोटाइड को 2 बॉन्ड जोड़ेंगे, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, खत्म। और अगर एक के साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर शुगर वो लगे हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, तो एक फॉस्फोडाइस्टर, एक ही डाइस्टर, एक ही फॉस्फेट बॉन्ड है ना, बिल्कुल ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज फाउंड, बोल दिया आपने,
समझ में आ गया? हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहते बोलते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। अब ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया अपन ऐसा सीधे सीधे बॉन्ड बनवा के। अब इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसा घूमते हुआ स्ट्रक्चर, कोई प्लेट की फॉर्म में स्ट्रक्चर। हाँ, जो तुमने कल स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जमा से चल जाओ, अरेंज करके चल जाओ, वो होगा प्राइमरी। वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अपन सिंपल बस बॉन्ड देखिए ऐसा प्लेन में सिंगल स्ट्रैंड बोल हाँ, सकते हैं। देखो जैसे अपन ने बताया ना कि भाई ऐसा पूरे ऐसे जुड़े हुए करके सिंगल स्टैंड। हाँ, सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड, हाँ, उसको डबल स्टैंड ही बन गया। तो अपन ने उसका 2D में 3D में अरेंजमेंट बताया कैसा रहता है करके। देखिए अपन डीएनए अपना ऐसा ऐसा रहता है, याद है ना? ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, इधर जो बोलो। अभी ये अगर 3 का हटा दिए तो बस एक जो स्टैंड दिख रहा 5 बार। देखो ये जो बता रहे थे ना, ये जो बताया जा रहा ना, देखो इसको क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसा स्टैंड हाँ। और एक ऐसा बस उल्टा कर दिया। तो देखो डायग्राम इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है इससे ना? मतलब डबल स्टैंड वाला वो हाँ जी, डबल जी, स्टैंड हो जाते ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो ये बिल्कुल। ऐसी एक लाइन की और एक ऐसी लाइन। हाँ, देखो ये इन दोनों को नहीं बोल रहा एक्चुअल में वो। ये दो रहे हैं, दो स्टैंड को सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे। हाँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते जिसमें डीएनए 3D में पूरा घूमते हुए देखते हो उसको। एक तो अपन ने क्या बोल दिए कि भाई देखो डीएनए ऐसा ऐसा बॉन्ड बना, एक अपन ने सिंपल 1D में बता दिया, पेज पे बना दिया उसको। अभी एक्चुअली बने हुआ पेज पर है क्योंकि उनको तो पेज पे बनाना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा घूमते हुए दिख रहा है कि नहीं, देखो ये चीज़ बनाया बाजू में, इसलिए वो खोल के बताया उसने। तो ये जो घूमता हुआ स्ट्रक्चर है वो अपना सीढ़ी के जैसा, हाँ, ये ऐसा जिसको अपन 3D में देखेंगे तो ऐसा 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 घूमेगा। हेलिक्स हाँ, हेलिकल फॉर्म इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले तो सिंपल बस बॉन्ड बता रहे तुमको ऐसे ऐसे बॉन्ड बने, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का टेंशन ही मत लो ना, जो डीएनए जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना ऐसा 3D की फॉर्म में, डबल स्टैंड वो बोल सेकेंडरी सकते हैं। स्ट्रक्चर है उसका। तो सेकेंडरी वो डबल स्टैंडर्ड बोल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हाँ सेकेंडरी को डबल स्टैंड, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। आरएनए का भी हो सकता है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ। डबल स्टैंड और आरएनए। क्योंकि तो क्या बोला उसने, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एसिड। हाँ, जैसे अब देखो आरएनए, अब आरएनए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना था। टीआरएनए देखी तुमने, टीआरएनए तुम पढ़ने वाले, टीआरएनए ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता, और टीआरएनए ऐसा बना लेता। हाँ, अब ये क्या हो गया, टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, तो secondary सेकेंडरी structure स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर तो सिर्फ कुछ भी नहीं, जिसमें सिर्फ बॉन्ड बताएंगे, ये ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा सीधे सीधा। लेकिन सेकेंडरी बोले तो एक्चुअल में स्पेस में वो किस तरीके से रहता है, अपने बॉडी के अंदर किस तरीके से मतलब अब ये है तो इसका प्राइमरी देखो, हाँ। दोनों भी डबल स्टैंडर्ड रहेंगे, लेकिन प्राइमरी में इतना बोले इसमें बॉन्ड कैसे है, सेकेंडरी में बोलेंगे रोटेट कैसा करना। देखो अपन डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेगा सेल में, नहीं पढ़े? क्रोमोसोम क्या रहते, क्रोमोसोम ही रहते हैं। डीएनए ही रहते, लेकिन क्रोमोसोम कैसे रहते, पूरे कंडेंस फॉर्म कंडेंस फॉर्म रहती है ना, तो टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया किसका, डीएनए का ही। और डीएनए की धागे को क्रोमैटिन को खोल के ऐसा कर दिए। देखो सबसे पहले अपन ने बस ऐसा सीधा स्टैंड बनाए, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जोड़ते क्या बनाए, सीधा स्टैंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब दो स्टैंड को घुमाकर ऐसा ऐसा बनाया अपन, ऐसा इधर से एक और स्टैंड। ये बंदा सेकेंडरी। या तो दो स्टैंड की वजह से सेकेंडरी नहीं बन रहा एक्चुअल में। हो एक्चुअल में सेकेंडरी इसलिए बन रहा कि अपन क्या दिखा रहे हैं, उसको हेलिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं, समझ रहे ना? ये हेलिकल फॉर्म में ऐसा घूमते हुए दिखा रहे हैं ना अपन, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टैंड से कोई मतलब नहीं, स्टैंड का और सेकेंडरी का कोई रिलेशन नहीं एक्चुअल में, समझ रहे? जिससे अपन ऐसे स्ट्रेट, जैसे अपन ने बनाया था ना प्रोटीन में स्ट्रेट चेन, वो प्राइमरी, फिर वो ऐसे थोड़ी घूम गई थी, थोड़ा सा हेलिक्स बनाई थी सेकेंडरी। तो वैसे यहाँ पर भी अब ये जो अपना बना क्रोमैटिन, ये और कंडेंस होगा, वो सोलोनॉइड फोलोनॉइड बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। फिर उसके बाद में सबसे जो टर्मिनल स्ट्रक्चर आएगा इसका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है ना। हाँ, तो अपने को उतना नहीं पढ़ना है, अपने को एक तो सिंपल स्ट्रक्चर जो अपन ने इसमें बॉन्ड बनते हुए देखिए, एक स्टैंड बनाए, जैसे भी जो बॉन्ड का अरेंजमेंट था वो प्राइमरी, और जो हेलिकल फॉर्म है ना इसका सिंपल, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी नहीं बोलना है उसको। हाँ, ये दिख रहा है, ये ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, इसको सेकेंडरी बोले ना, हेलिक्स फॉर्म। तो तुमने कंफ्यूज कहा था, वो पूछता कि वाटसन एंड क्रिक जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी? अपन सोचते हैं कि 3D में है वो, तो ऐसा 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 घूमते हुए दिखता है, मैं दिखा रहा भी तुम्हारे भी, तो वो फिर टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ, कि देखो डीएनए के अपन बहुत सारे स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपन सब खोल के देखेंगे डीएनए को। अपन जो अपन एक स्टैंड बनाया समझो, एक नॉर्मल से प्लेन में देखे, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर था डीएनए का, ठीक है ना, ऐसा प्लेन में चैप्टर देखे। फिर एक्चुअल में प्लेन में रहेगा क्यों नहीं, वो धागा है थोड़ा ऐसा गुफे हो रहेगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये डीएनए कई ऐसा ऐसा गुप जाएगा, सोलोनॉइड बनाएगा, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना था, स्प्रिंग जैसा, दो धागे और ऐसे। हाँ ऐसा ऐसा, तो वो नहीं रहता है एक ही धागा वो, लेकिन और वो भी धागा गुप्त रखते हो, दो अलग अलग धागे नहीं आएंगे, दो अलग अलग डीएनए नहीं आएंगे। अपन ने प्रोटीन में भी देखे, एक ही धागा एक ही रहेगा वो। देखो कैसा ऐसा आके ऐसा कुछ है। वो बड़ी सी बुक है क्या अपनी यहाँ पर, वो दिख रही एनसाइक्लोपीडिया, नावेद के पास है, वो तो तुम्हारे पास मेरे पास में भी है।
उधर होंगी शायद, चलो दिखाता हूँ बाद में, लेकिन अभी थोड़ा समझो, इधर देखो थोड़ा सा लाता ना, बाद में दिखा दूँगा तुम्हारे को, ठीक। ठीक। देखो कैसे बोल रहा मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अपना ये एक डीएनए का स्टैंड है, नॉर्मल डीएनए का स्टैंड ली। तुम मैं और एक बार वो प्राइमरी बता, तुम क्या देखो प्राइमरी मैंने क्या बोला, प्राइमरी क्या बोला, एक बस ऐसे सीधा स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर बस धागा है अपना नॉर्मल, मतलब अपनी स्टैट से कोई मतलब नहीं, प्रोटीन में भी इसमें भी दोनों में भी ऐसी है, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ और फर्दर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू होती है ना, तो फिर ये सेकंडरी स्ट्रक्चर बनना चालू होता है। अगर तुम जैसे अभी चलो डीएनए के रिस्पेक्ट में कहता है, मैं तुमको स्टैंड से इसलिए रिलेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका कोई कांटेक्ट नहीं स्टैंड से। अगर आप देखिए तो देखो जब सेकेंडरी कब बनता है, जब दो स्टैंड आएंगे तभी तो सेकेंडरी बनते दिखता है डीएनए के लिए, लेकिन आरएनए बगैर स्टैंड के भी सेकेंडरी बन जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि उससे रिलेशन नहीं, जरा समझो तुम। लेकिन देखो डीएनए में दो स्टैंड आ गए, तो अब दो स्टैंड को कैसा बनाना पड़ता है अपने को, ऐसा हेलिकल फॉर्म, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तुम याद करो प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा था, तो डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक धागा सीधा रख दो वो प्राइमरी, उसी धागे को ऐसा हेलिकल बना दो वो सेकेंडरी, ठीक है। अब टर्शरी कैसे बनेंगे इसके, अब कई सारे डीएनए देखो इस तरीके से बॉल बना दो, ऐसा कुछ वुलन बॉल, वो वुलन बॉल प्रोटीन वाला, इसका वुलन बॉल नहीं है, समझे। अब फिर अब टर्शरी होगा, फिर क्वाटरनरी में क्या होगा, फिर यही ऐसे धूप के पूरा ऐसा खतरनाक होती है, लास्ट में जाकर ऐसा, इसके भी तो उठा सकते, इसके भी तो फिर उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, नहीं लास्ट में जाकर अपना बिल्कुल ऐसा बनेगा। हाँ क्रोमोसोम, खतरनाक स्ट्रक्चर। तो अपने को इतने डीप में नहीं जाना है, अपने को समझना है प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपना कोई लेना देना नहीं। वाटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर को अपने को सेकंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहाँ बोला अपने नहीं बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, अपने को मतलब ही नहीं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है वो समझ लो बस। जो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिए थे ना, एक्चुअल में वो 3D में था। स्ट्रक्चर का नाम सेकेंडरी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन में है करके वो तुम्हारा कंफ्यूज क्या करती लाइन। जैसे अपन देखो प्राइमरी क्या को बोलते हैं, अपन लाइन को बोलते हैं। सेकेंडरी क्या को बोलते हैं, 2D आ गया तो उसको देखो 1D क्या को बोलते हैं, अपन लाइन को बोलते हैं। तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई, मैंने ऐसा लाइन खींच दिया, ऐसा लाइन खींच दिया, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन खींच दिया अपनी, देखो मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो क्या बन गया तुम्हारा 1D, 1 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है लेंथ। लेकिन ऐसा कर दिया तो देखो 2D ये प्लेन आ गया पूरा, है ना, पूरा पेपर आ गया ना, ऐसा पूरा पेपर ना दिखना है। और इसी को मैंने 3D कर दिया भाई, ऐसा भी देख रहा है, यानी उसमें लेंथ भी देख रहा, विड्थ भी देख रहा और हाइट भी देख रहा, तो 3D बन गया, स्पेस आ गया फिर स्पेस, ठीक है ना। तो अपना जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है वो है तो स्पेस में ऐसा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाय देखा जाए तो टर्शरी हो, लेकिन बोल रहे सेकेंडरी नहीं ऐसा नहीं, टर्शरी ऐसा नहीं बना है, 3 डिग्री में है, स्पेस में है, स्पेस में, लेकिन स्ट्रक्चर सेकेंडरी ही है, समझ रहे। चलो तो उसने बोला कि भाई न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ऑफ वाइड, इसलिए बोला, क्यों बोला, क्योंकि देखो आरएनए अलग अलग तरीके से पाया जाता है, कोई आरएनए टीआरएनए अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा वैसा बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए बोला उसने कि न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ऑफ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। क्या है उसमें से, वाटसन क्रिक मॉडल सबसे फेमस है। तो ये आरएनए जो है अपना, तो ये आरएनए भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे वाइड, सब बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे किसी का स्ट्रक्चर अलग है, किसका अलग है, ऐसा हाई सेकेंडरी के फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा, बिल्कुल दोनों के भी न्यूक्लिक एसिड। हाँ एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ जो अपना डीएनए का जो फेमस सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बोलता, वो कौन सा है, वाटसन एंड क्रिक वाला है, ठीक है। वो देखते चलो इधर दिख रहा है, ये वाटसन क्रिक दोनों दिख रहा है, 3D में है, क्या ये 3D में दिख रहा ना। तुम क्या समझ में आना है, एक्चुअल में ऐसा है, देखो कलर फॉर्म में कर दिया उनको, ये एक्चुअल मॉडल है, देखो उनको पीछे पड़ा मॉडल, ये दिख रहा है, ये क्या, ये वाटसन एंड क्रिक उन्होंने ऐसा बनाया, देखो नहीं हर चीज़ को कैसा, देखो तुमको ये बात समझ में आ रही है, वो हर चीज़ को ऐसा हकीकत पे लेकर सोचते थे, क्योंकि चीज़ें हकीकत है ना, अपनी लाइफ के आजू बाजू। अपन ने क्या चीज़ों को क्या समझ ली, रट्टे पढ़ने के हद तक समझ ली। उन्होंने बोला जब ये है तो फिर उसको देखो ना कैसा है करके, केमिस्ट्री में भी देखते हैं, पढ़ लो फटाफट रट डालो ये इसका स्ट्रक्चर को, लेकिन उन्होंने देखे हकीकत में कैसा है करके उसको बना के देखे, तो उससे यानी क्या बोलेंगे उसको अपन, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे उन्होंने, कुछ निकाल सकते। अपन क्या कुछ अभी अपनी को ऐसा लगता है कि साला सारी चीज़ तो इन्होंने निकाली, अपन क्या निकाले है ना, तो क्यों ऐसा लगता, क्योंकि अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं। मस्त भी रहे, खेल भी लोग। देखो ये मॉडल उसका, देखो ये तुम्हारा, ये ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, ये सीडी के जैसा, एक्चुअली बनाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब प्राइमरी भी डबल स्टैंड रहेगा, सेकेंडरी भी डबल स्टैंड का कोई लोचे नहीं, इसलिए मैंने बोला तुम्हारे को स्टैंड का। देखो यहाँ पर देखो, ये सीढ़ी अंदर से जा रही है, दिख रहा है, ये अंदर से एक इस पर घूम जा रहा है, स्टेयरकेस के दिख रहा है तुम, देखे। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए है ना। ऐसा दो पट्टे ले लो, उसका सा फोल्ड कर दो, एक में एक पे
प्राइमरी का ये आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ऐसे आ जाएगा नहीं आरएनए, हाँ आरएनए का सेकंड स्ट्रक्चर थोड़ा अलग आएगा, वो अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए बोला ना। देखो जरूरी नहीं कि ऐसे आएगा करके, अलग अलग आ सकते हैं उनके फॉर्म अलग अलग। जैसे आरएनए अगर ऐसे भी घूम गया तो उसको अपन सेकंडरी बोल देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आरएनए ऐसे से घूम जाए, आरएनए ऐसे भी फोल्ड हो सकता है आड़ा टेढ़ा किधर भी। तो इसलिए अपने को बस इतना सोच लेना है कि भाई न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए अलग अलग तरीके के सिस्टम आते हैं। अब वाटसन एंड क्रिक ने ये दिया, किसी ने और बहुत सारे मॉडल है उसके अलग अलग डीएनए के स्ट्रक्चर के, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़ना है, अपने लिए काम का यही है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो अपने को यही पढ़ना है। किसी ने कुछ देखो ये प्राइमरी, देखो उसने दिखाया भी, देखो देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, डीएनए लैडर है। अब इसी को ऐसा करा है उसने, वो लैडर लो, सीढ़ी लो, ऐसा घूम दो, घुमा दो, उसको ट्विस्ट कर दो, ओ भाई मेटल हो गया, समझ रहे हो? जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक प्राइमरी एंड स्ट्रक्चर, देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दिखा ऐसा बनाया उसने, स्टैंड है। अब ये इसको जुड़ा जुड़ा के पहले सीढ़ी बना दो, तो ये सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे उसके। अपने को ये बोला सेकेंडरी कौन से वाले, इनको नहीं बोला अपने को। अब इसने डिग्री के हिसाब से ले लिया उसको, अपने को डिग्री के हिसाब से नहीं लेना है, अपने को जो एनसीईआरटी बोलते हैं ना उसी को फॉलो करना है, समझे ना? ये भी अपने लिए सेकेंडरी, ये भी अपने लिए सेकेंडरी, ठीक है, सब सेकेंडरी अपने लिए सब बराबर है। प्राइमरी सीधा बस सेकेंडरी, हाँ बस बस सेकेंडरी वाला हेलिकल, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो हेलिकल तो कैसा दिख रहा है, हेलिक्स ऐसा रहता है, ठीक है। बताओ तुम्हारे, उसने ऐसा स्ट्रक्चर दिया ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो एक्चुअल में ऐसा दिखता है डीएनए ऐसा। देखो स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं जिससे अपन, तो देखो हाँ ये देखो जैसे ये, अब देखो कितने बीटा डीएनए है, क्या दिया, हेयर पिन है ना, उसके बाद में बल्ज और ट्रिप्लेक्स, ये अलग अलग। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सारे न्यूक्लिक एसिड के, तो अपने को इतने कोई मैटर नहीं है। अपने लिए कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक वाला, खत्म। ये वाटसन क्रिक का ही है कि हाँ बिल्कुल, देखो ये, तो उसने ये बात बताया कि भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के सेकेंडरी वाले, लेकिन अपने लिए कौन सा काम का है, वाटसन एंड क्रिक। ये समझ में फिर तुम्हारे को, तो अपने लिए जो काम का है, देखो वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्सिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन एंड क्रिक मॉडल। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एक्सटेंड्स एज अ डबल हेलिक्स। उसने क्या बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स है, बोलता दो स्टैंड है और हेलिकल फॉर्म में, ठीक है। द टू स्टैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, यानी एक ऐसा जा रहा तो एक ऐसा जा रहा है, उल्टा। देखो पोलैरिटी बोले ना, पैरेलल का भी बोल रहा मालूम हूँ, पैरेलल का भी बोला। देखो अगर जैसे 3 प्राइम से 3 प्राइम रहा अपना, ठीक है, देखो जैसे ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम और यहाँ पर भी 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम और ये 5 प्राइम है, तो इनको बोलेंगे पैरेलल, है ना। अब 5 प्राइम इधर आ जा रहा है, हाँ 3 प्राइम इधर आ तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। ये ऐसा, जैसे यहाँ पर दिखा है ना उसने, देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिया है तुम्हारे, ऐसे जाते थे तो पैरेलल, मगर ऐसा है ना। हाँ तो इसलिए एंटी पैरेलल, बिल्कुल ठीक है। अब देखो रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द बैकबोन, उसकी जो पीठ है बोलते हैं, उसकी पीठ है ना, द बैकबोन इज फाउंड बाय द शुगर फॉस्फेट चेन, ठीक है। ये कैसा देखो ये समझा रहा है, ये कैसा बोला उसने ना, देखो ये उसने ऐसा बोला कि शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की जो चेन थी ना उसके रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पर दिया उसने, देखो ये समझा रहा है, देखो बैकबोन बोले तो अंदर की सीढ़ी है क्या? नहीं देखो ये बैकबोन है तुम्हारे। अब इसमें तुमको क्या दिख रही है बैकबोन की जैसी, ये बनती हुई लाइन दिख रही है बैकबोन की जैसी, है ना। देखो जो आगे जो निकल रहे तुम्हारे जो रिंगा दिख रहे हैं ना, रिंगा और रिंग जो है तुम्हारी क्या है, वो रिंग बैकबोन नहीं है ना, बैकबोन टूटी हुई रहती है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। हाँ जो सीधी जो लाइन दिख रही है ना तुम्हारे को, इसमें जो सीधी वाली जो लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन ये बैकबोन है। और इससे जो रिंग बन रही है, ऐसी रिंग जो भी रिंग निकल रही है इस पर से जुड़ी हुई है ना, देखो ये रिंग बन रहे थे 2, ये उसके नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे ऐसा। तो बैकबोन ये होगी तुम्हारी, है ना। तो बैकबोन कैसे बनी हुई है, देखो फॉस्फेट और शुगर, और नाइट्रोजनस बेसिस उसके ऊपर लिखे खत्म। हाँ। तो ये जो लाइन बन रही है किससे बन रही, बोलो, शुगर फॉस्फेट शुगर। हाँ शुगर फॉस्फेट से बन रही ना, तो इसीलिए बोला कि बैकबोन किससे बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट से। ये ऐसा बोल सकते हैं, देखो हाँ, ये बोलो। उसकी बैकबोन, ये देखो बस हाँ बस ये बैकबोन बन, बस देखो यहाँ पर भी तुमको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, लाइन बनती दिख रही ना, लाइन बनती दिख रही ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर की बैकबोन है ये इसकी डबल, ठीक है। अब जो सीढ़ी के अंदर भी देखो, सीढ़ी का भी देखे थे पुणे, तो सीढ़ी में जो वो देख रहे थे ना, देखो ये देखो अलग अलग, देखो ये आरएनए के डबल सेकेंडरी आरएनए के देखो अलग अलग फॉर्म दिया उसने, अपने काम की नहीं जाना, छोड़ो। देखो सीढ़ी में भी जो अपन बात कर रहे थे, कहाँ है अपने सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर देखे थे ना पुणे,
9 नंबर दिखता नहीं यार। चलो तुम समझ यार, देखो चलो अपन ने एक स्टैंड बनाया डीएनए का, ये एक स्टैंड बना है मोटर। बैकबोन बोल सकते हैं, बोला नहीं है। देखिए मोटर स्टैंड बना ये बैकबोन है अपनी, ठीक है, ये डीएनए की बैकबोन है, ठीक है। यहाँ से रिंग निकलेंगी तो ये क्या क्या की बनी हुई है, फॉस्फेट की और फॉस्फेट और शुगर की, है ना। ये बनी हुई है। अब देखो यहाँ से जो रिंग निकाले अपन ने, जैसे ये डबल रिंग का स्ट्रक्चर है। हाँ, डबल रिंग का स्ट्रक्चर अपना निकला कुछ छोटा सा, दो एक गोल बना लेते, एक गोल और एक ही चौकोर, तो ये 2 रिंग हो गए अपनी, ठीक है। फिर नाइट्रोजन बेस होगी। एक ऐसे ही स्टैंड इधर भी रहेगा, क्यों, कौन सा वाला, शुगर का उल्टा, शुगर फॉस्फेट का ऐसा है ना, थोड़ा उल्टा रहेगा बस। चलो ये अपन ने दूसरा स्टैंड बना ली। फिर यहाँ पर भी वही रिंग कि भाई, हाँ एक रिंग बना दो ऐसा, 2 रिंग का जो स्ट्रक्चर, ये देखो। हाँ यहाँ कैसा रहता है, देखो इधर साइड डबल रिंग वाला है ना, तो एक साइड सिंगल रिंग वाला है। समझा था, देखो समझा देता डबल रिंग वाला है ना, तो एक थायमिन सिंगल रिंग ऐसा। हाँ क्योंकि देखो ऑलवेज कौन पेड़ बनाते हैं, ए के साथ में टी बनता है ना। ए है तुम्हारा ए, अगर ये तुम्हारा ए है एडेनिन, प्यूरिन के साथ pyrimidine हाँ प्यूरिन के साथ में पिरिमिडिन आ रहा ना, तो ए के साथ में क्या आ रहा, बोलो टी आ रहा। हाँ प्यूरिन कभी नहीं आता, वो भी पैरामिडिन का टीच। तो देखो इससे क्या होगा फायदा, कि जो सीडी की लेंथ है ना वो बराबर रहेंगी। अगर पहले 2 बड़े बड़े आते थे, फिर छोटे छोटे आते थे, इमेजिन करो तुम, 2 बड़े बड़े आ गए, फिर 2 छोटे छोटे, तो ऐसा बनती थी सीडी अपनी ऐसी ऐसी। लेकिन अगर दोनों बराबर बराबर आ रहा है, एक बड़ा एक छोटा, तो सीडी की ये जो लेन है ना, ये पहियों की लेन बराबर है रही है उसकी। जैसे तुमने सीडी बना दी, तुमने 2 लकड़ी लिए ऐसे, अब इसमें क्या करें, तुमने एक लकड़ी छोटी डाल दी ऐसी इतनी बड़ी लकड़ी डाले, एक ऐसी डाल लकड़ी, तो सीडी कैसी बनेगी तुम्हारी, कहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो वो बात है, तो इसलिए इनकी जो दोनों के बीच की जो है ना लेंथ बराबर रहती है, ऐसा मोटा छोटा ऐसा नहीं आता रहता, एकदम सीधा चलते रहता है बढ़िया से, समझे। बड़ा छोटे साथ। हाँ तो वो किधर से भी सकता हो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बोल दिया कि भाई, हाँ देखो अगर इधर से बोलो, देखो इधर से बोलिए, देखो एक ही लाल लगा दी तुमने, एक यहाँ पर हरा लगा दी इसके ऊपर, तो हो इधर से क्या आएगा, फिर बोलो इधर से तुम्हारा ये बड़ी, हाँ बड़ी रिंग आएंगे ऐसे ऐसे, समझे ना। आ किधर से भी सकता हो, लेकिन एक मरतबा डबल रिंग के साथ में सिंगल रिंग, एक मरतबा डबल रिंग के साथ में सिंगल रिंग आएंगे। क्योंकि देखो अगर ये 80 है तो नीचे वाले क्या रहेंगे, जी खत्म। ग्वानिन बड़ी रिंग वाला, हाँ ग्वानिन बड़ी रिंग वाला, साइटोसिन छोटी रिंग वाला, ऐसा ऐसे ही चलते रहेंगे। और देखो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड कितने रहेंगे, इनके इसमें 3 नहीं, 3 बॉन्ड रहेंगे ना, 1 2 3, और यहाँ 2, 80 8 के अंदर 2 वर्ड, तो 2 बॉन्ड खत्म ऐसा। और कितना बड़ा कार्टून वाला अपना डीएनए बने, कार्टून डीएनए। वो तो एक यूनिक फीचर। हाँ यूरासिल, देखो यूरासिल और थायमिन की, देखो यूरासिल क्यों बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि यूरासिल आरएनए में रहता, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, बॉन्ड बनाने का टेंशन ही नहीं है उसको। हाँ तो आरएनए पढ़ेंगे नहीं उसको, उसका ये है, क्योंकि यूरासिल कभी बॉन्ड ही नहीं बनाता, देखो वो सिंगल स्टैंड रहेगा, अकेले रहेंगे ना ऐसा ऐसा, तो फिर पढ़ने का टेंशन ही नहीं है, खत्म हो गया, उसमें रहेंगे नाइट्रोजन बेस रहेंगे। हाँ नाइट्रोजन बेस रहेंगे, लेकिन ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे ऐसा, ये इसको हटा दो ऐसा, बस ऐसा, बस सीधे सीधे स्ट्रक्चर खत्म, बस वैसे ही। समझ रहे हो। हाँ हाँ है, वो कट तो है, लेकिन कैसा है कि उसमें अपने सारी चीज़ें पढ़े ना, अभी अपने 12वीं में पढ़ाना है डबल, इसलिए वो कट है, तो अपने यहाँ पर पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आता, चीज़ें रिपीट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी दी हुई इसमें ऐसा, समझ में। द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर, तो नाइट्रोजन बेस मोर और लेस परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मोर और लेस कम से कम ऐसा। सीडी का जो रहता है अपना, ये परपेंडिकुलर ही हो रहा ना, देखो एंगल कितना हमारा 90 डिग्री है ना। हाँ तो अगर तुम्हारा एक स्टैंड ऐसा है, देखो डीएनए का स्टैंड अगर तुम्हारा ऐसा है, कैसा डीएनए का स्टैंड ऐसा है, तो इससे परपेंडिकुलर तो आ रही ना, नाइट्रोजनस बेस 90 डिग्री पे आ रही ना। हाँ नाइट्रोजनस बेस आ रही है 90, मोर और लेस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो डिग्री लेके थोड़ी बैठे अपन ऊपर, थोड़ा बता सकते हैं। यहाँ पर दिखाना परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, तो बैकबोन से क्या हो रहा है, मोर और लेस परपेंडिकुलर, बट फेस इनसाइड, लेकिन अंदर के साइड। सीढ़ी के पहिए बाहर बनाएंगे, तुम सीढ़ी बना रहे, तुम बड़े बेहतरीन, दुनिया की सबसे कमाल की सीढ़ी बना दी बोले हमने, ये लो ये सीढ़ी हमारी हो गई, गजब, ओहो क्या सीढ़ी बनाए, इस पर तो नोबेल प्राइज ही मिलेंगे अपने, अब डायरेक्ट ये सीढ़ी बन गया। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं, क्यों सीढ़ी बनाने के बोले अपन ये बना के दिया ऑर्डर में, ये बहुत बढ़िया सीढ़ी बनाए, बोले तुम भी क्या रही डबल से आएंगे इसलिए लेकर, बोले सीढ़ी का ऑर्डर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो सीढ़ी के जो अंदर है वो तो अंदर ही करने को ना, लैडर के जो पार्ट है वो तो अंदर ही प्रोजेक्ट करने को ना। बोलो 90 डिग्री क्या बोल रहे, बैकबोन का मतलब 90 डिग्री या फिर ज़्यादा नहीं, बैकबोन से जो न्यूक्लियोटाइड निकल रहा है ना अपना, न्यूक्लियो ये जो निकल रहा है नाइट्रोजनस बेस, तो बैकबोन से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखो ये एंगल बना 90 का ऐसा, मतलब अपन डीएनए का ही देख रहे हैं, बिल्कुल डीएनए, सोच का काय को देख रहे हैं, डीएनए का ही देख रहे हैं बिल्कुल।
लेस और मोर आयरन का अपने तो पढ़ना ही नहीं है, आयरन का थोड़ा सा बस उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ जाए आयरन का। बस सीधे को जस्ट थोड़ा परपेंडिकुलर मतलब ज़्यादा भी कम भी हो सकता हम्म, है, लेस हाँ। और मोर परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं कि भाई एकदम एक्जैक्टली परपेंडिकुलर है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बोल दिया कि दो बस। स्टैंड एक में के पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल है, हाँ। लेकिन ये परपेंडिकुलर नाइट्रोजन हाँ, बेस। नाइट्रोजनस बेस अपने अपने वो है जो बैकबोन है उससे क्या है परपेंडिकुलर है। हाँ। इधर के नाइट्रोजनस बेस अपनी बैकबोन से परपेंडिकुलर Perpendicular है। है। हाँ देखो ये बोल दिया उसने, ए एंड जी ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरीली बेस पेयर्स, कंपल्सरीली बेस पेयर विथ टी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्टैंड। ए हमेशा टी के साथ में बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ में बनाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक की बात है? कंपल्सरी। कंपल्सरीली, ठीक है ना। चलो हम इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा, ठीक है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। में के रिस्पेक्ट में। ऑन द अदर हैंड जबकि देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन AT and there are 3 hydrogen bond between GC. Each strand appears like a helical staircase. हर जो स्टैंड है ना बोलते हेलिकल staircase, पैरी देखे अपने सेट के यहाँ पर है, देखेंगे नहीं ऐसा वो गोल 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 घूमते तो पैरी एक एक उतरेंगे तो पैरी पैरी उतरे फिर ऐसा थोड़ा 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 घूमेंगे ऐसा घूमने ऐसा वाले। बोलना सबसे अच्छा। हाँ बस ऐसा हेलिक्स, ठीक है। तो हर जो है क्या बोला उसने, देखो ईच स्टेप, हर जो स्टेप है ना उसकी, है ना, ईच स्टेप ऑफ, सॉरी कहाँ चलेगा ना, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देना, ईच स्ट्रैंड, तो हर जो स्ट्रैंड है अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टीयरकेस, हेलिकल पायरी के जैसे देखिए, स्टीयरकेस क्या बोलते हैं, लैडर को पायरी को है ना, स्टीयर बोले तो स्टीयरकेस मालूम है ना, बस उसको बोलते हैं। तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे बोलते हैं। और स्टीयर अपने जो वो है स्टेप रखने की तो नाइट्रोजनस बेस ना बिल्कुल बिल्कुल। नाइट्रोजन तो देखो ईच स्टेप, यानी स्टेप किसको बोल रहा है, विच नाइट्रोजनस बेस की जो है ना उसको बोल रहा है। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस। हाँ, वही। पेयर ऑफ बेसिस यानी 2 बेस पेयर है, एक इधर से एक इधर से जीसी हाँ ATGC। देखो ईच स्टेप यानी जो तुम्हारी जो पायरी है ना, तुम्हारी पायरी, बोल रहे तुम। नहीं पायरी को नहीं बोले थे, तुम्हारी पायरी की जो हर स्टेप है, जैसे ये पायरी होगी अब उसकी स्टेप, नाइट्रोजन बेस। हाँ बिल्कुल। तो हर पायरी किससे बनी हुई है, दो, दो नाइट्रोजन हाँ एक बड़ा एक एक बेस, पेयर ऑफ बेस से बनी हुई है ना। कैसे बनी है बोलो, एक बड़ा हाँ तो 2 पेयर, जैसे इधर ये रहेंगी डबल रिंग वाली तो सिंगल वाली ऐसे, ये ऐसा। हो सकता है। ये देखो अगर यहाँ डबल रिंग वाली है तो यहाँ सिंगल रिंग वाली, सिंगल सिंगल वाली, ठीक है ऐसे ATGC ऐसा। तो ये जो है ईच स्टेप क्या है बोलो, पेयर ऑफ बेस। पेयर ऑफ बेस, यानी उसमें 2 नाइट्रोजन बेस है ऐसा बोलो। तो इसको नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं अपन बेस पेयर, क्या बोलते हैं इसको, बेस पेयर बोलते रहेंगे। नाइट्रोजन की बेस पेयर। हाँ तो नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अपन जो 12वीं के सबक में इसको डायरेक्ट बोलेंगे नाइट्रोजन बेसिस। तो बोलो अब ऐसा तुम्हारा DNA बनेगा, अब जितने बेस पेयर रहेंगे उसके डबल क्या रहेंगे, तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूक्लियो। देखो जितने बेस पेयर रहेंगे यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे नाइट्रोजनस, उसके डबल क्या रहेंगे नाइट्रोजनस बेस रहेंगे। देखो एक बेस पेयर में दो आ रहे हैं तो फिर ये तो बहुत रहते हैं ऐसे 10 की पावर 9। तो कितने बोला मैंने 3 × 10 की पावर 9 कितने में हैप्लॉइड DNA में गैमेट्स के अंदर, तो उसके डबल करो 6 × 10 की पावर 9 कितने रहेंगे, एक DNA में बेसिस रहेंगे नाइट्रोजनस बेसिस और बेस पेयर उसके आधे। देखो जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास 2 बेस पेयर है तो कितने हैं, 2 बेस पेयर है दो तो base नाइट्रोजनस पेयर। बेसिस कितने हैं, 4 ऐसा। तो इतना नहीं, लेकिन समझ में तो आया ना, डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों एक नहीं है। इसका Base मतलब pair। एक जो बॉन्ड बन रहा है A और T का, तो उसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस। हाँ चलिए दो बेस पेयर दो बेस पेयर में 4 ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस। ये भी समझ में आ गई। ईच स्टेप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोले, पेयर ऑफ बेसिस से। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट, जैसे जैसे अपन एक स्टेप, जैसे एक पायरी चढ़ते हैं ना, तो तुम बोलो एक पायरी चढ़ो, कुछ नहीं घूमता क्या नहीं हो, तुम्हारी पायरी ऐसी है पहले, दूसरी पायरी ऐसी तो नहीं, थोड़ी ऐसी रहती है, फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी, है ना, तो रोटेट हो रही है। तो जब रोटेशन होता है तो अपन उसको लेंथ में गिनेंगे, डिग्री में गिनेंगे, डिग्री में घूम रहा ना यार वो ना। तो फिर बस, तो एट ईच स्टेप ऑफ द एसेंट टर्न्स 36 डिग्री घूमता है। 36 चलो तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्ञान है कि इसके बारे में, एक सर्कल के अंदर कितना डिग्री टोटल जो सर्कल रहता है 360, ठीक है 360 डिग्री का। और अपनी 1 डिग्री कितनी की, एक जो अपन घूम रहे पायरी, देखो 360 डिग्री पूरा सर्कल है अपना, 360 डिग्री कितना है पूरा सर्कल है। अपन जब 1 डिग्री घूमे, जब एक स्टेप ऊपर चढ़े, हम यहाँ से अपन क्या करें 36 चढ़े नहीं, 10 हाँ चढ़े कि नहीं चढ़े बोलो। देखो जैसे अपन एक स्टेप चढ़े यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, इसको बनाते हैं ना अपन अच्छे विस्तार से। देखो पहली स्टेप ये अपनी, ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये पहली, फिर ये दूसरी जो गए अपन, दूसरी चलेगा ऐसी, फिर तीसरी चलेगी थोड़ी ऐसी, फिर चौथी ऐसी चले गए, फिर 5वीं ऐसी चले गए, फिर 6ठी ऐसी चले गए, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके अपन जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा। अब इसको मैं फाड़ू,
सर्कल को फाड़ूं और ऐसा उठा के ऐसा कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा। इसका मतलब फिर मैं जो डीएनए को अगर ऐसा उठा के ऐसा कर दूं पूरा ऐसा तो plain। 10 सीढ़ी के अंदर पूरा एक डोलदारा बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो बस उसी को बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं उसको? पिच। पिच नहीं, पिच। क्या बोलते हैं उसको? पिच। यानी तो जो अपनी सीढ़ी रहती है ना उसको काटने का और उसको पूरा दबा देना, कंप्रेस। ये ऐसा कर। और एक्चुअल में सर्कल बन जा ऐसा, रहा है हाँ, तो पूरा सर्कल। तो वो सर्कल के अंदर यानी पिच का मतलब ही क्या होता है? जिसके अंदर पूरा एक सर्कुलर लाइन राउंड कंप्लीट हो। तो अपने डीएनए बीटा स्ट्रैंड जो डीएनए ना उसके अंदर पिच के अंदर कितने बेस पे रहती है? 10। एक पीस के अंदर। तो असली कॉन्सेप्ट ये है उसका। पिच बोलते हैं किसको? जहाँ पर पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो। और अपन अपने को मालूम है हर पायरी चढ़ते वक्त में कितना घूम रहे हैं अपन? 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 बिल्कुल। टोटल एक राउंड कितने का रहता है अपना? 360 का। तो ऐसे कितने स्टेप चढ़ने पर अपन पूरा घूम जाएंगे? 10 स्टेप ऐसा हो सकते हैं। इसका मतलब वो 10 स्टेप वाली सीढ़ी को अपन ऐसे पूरा कंप्रेस कर देंगे, एक सर्कल बन जाना। एक सर्कल बनेगा। तो उसको सर्कल नथिंग बट पिच। हाँ, तो जब एक जैसे जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है ना तो उसको अपन बोलते हैं पिच। तो डीएनए, अब डीएनए तो अपने को सर्कल में दिखेगा नहीं, अब वो तो ऐसा दिखेगा ना अपने को, देखो ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा ना, कंडेंस करना पड़ेगा। तो अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी 10 हो गया तो pitch। अपन बोलेंगे ये एक पिच Pitch हो हो गई। गई। क्या हो गया कि Pitch पिच? हो गई। क्रिकेट की नहीं अपने, कौन सी डीएनए की, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा एक जब सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो प्योर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लो पिच वाइज। हाँ, वो छोड़ो उसके तरह, अभी इधर आ जाओ डीएनए की पिच में अपने। डीएनए बहुत लूबी पिच है। हाँ, फिर तो सोचो, तो ऐसा देता 10 तो अपने को बोला कि चलो 20 पिच है, तो बताओ कितने बेस पे आ रहे? 20 पिच है तो 20 पिच है 200। 10 आ रहे हैं। एक पिच के अंदर कितने आ रहे? 10 बेस पे आ रहे ना। एक पीस के अंदर 10। हाँ हाँ, ऐसा है। तो फिर कितने हो रहे? 200। तो ऐसा करते हो, ऐसा पूछ सकते हैं तुम्हारे को, वो बताएंगे ना कि भाई वो तुम कैसा देगा। तो अगर तुम्हारे को सवाल आएगा घुमाने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक करा तो ऐसा दे देगा कि भाई तुम्हारे जो 2 पिच है, तो बताओ नंबर ऑफ बेस पे 20 ऐसा 200 है तो 2000 10 से मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल, ठीक है। ये 10 रहते हैं पिच को तो ये एक सवाल का टाइप हो गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछ सकता है? बताओ, उसने दिया नंबर ऑफ बेस पेयर, तुम्हारे पास में 100 बेस पेयर है। बताओ, एक सवाल क्या बोला? तुम्हारे पास 100 सीढ़ियाँ हैं, तो बताओ ऐसे कितने पिच बन सकते हैं? 10 डिवाइड मानना पड़ेगा 10 से। फिर अगर से ऐसा बोला हाँ। कि 100 बेस है तुम्हारे पास, बेसिस 100 बेसिस है ना, तो फिर बताएंगे 50। हाँ, फिर क्या नहीं, तुमको पहले बेस बोला ना, नाइट्रोजनस बेसिस 100 है बोला, तो एक डीएनए उसमें नाइट्रोजनस बेसिस 100 है। अब तुमको तो इतना मालूम है कि बेस तो रहता नहीं डीएनए में, बेस पेयर ही रहती है। अगर टोटल 100 बेसिस है तो इसका मतलब बेस पेयर 50 ही होंगे। और फिर pitches 50 5। हाँ, पिचेस 5 होंगे। बेस पे आ। ऐसा तो ऐसा सोच सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी पढ़ने मिली। लेकिन तो मैंने क्यों पढ़ा है तुम्हारे को? ये 36 डिग्री का वहाँ 12वीं के एनसीईआरटी में भी नहीं है। हाँ ऐसा तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता पिच है। बोल देंगे। अब पूछ डालेंगे तुम्हारे को, और वो कौन सी चमकेगा नहीं, और कैसा करके 10 में रटना पड़ेगा, 10 पिछले रट रहे। अभी समझ में आ गया है ना कि छोटा छोटा घूम रहे लिखे हुआ है ना, हैं, घूमने का बोले ही नहीं। लिखे हुआ है ना वहाँ पे 10 नहीं, पीस के हाँ, लिखे हुए। तब बोला कि एक पिच में 10 में, लेकिन ये तो बोला नहीं ना कि कैसी पिचाई करके वो ऐसा। उसने 36 ये मौलाना नबी बोले उससे बेस पेयर का वो क्या है? देखो, अपना डीएनए रहता है ना, कभी भी एक अगर अपनी बेस पेयर है, इसका मतलब उसमें 2 न्यूट्रिएंट्स बेस रहेंगे ना। है, 2 न्यूट्रिएंट्स। अगर उसने बोल दिया कि डीएनए है तुम्हारा, ये देखिए जैसे मैंने सीढ़ी बना के दिया, अब मैंने बोला सीढ़ी है। अब तुमको इतना तो मालूम है कि जो सीढ़ी है अपनी, जो भी सीढ़ी बनाया मैंने, अब इस हर सीढ़ी का जो पहिया है ना अपना, कि वो 2 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है। हाँ बस 2 से बने हुए हैं, ये तो मालूम है तुम्हारे को। तो मैंने बोल दिया कि मेरे सीढ़ी के अंदर बेस कितने हैं? 10। बेस 10 है, बेस बेस 10 है। बेस पेयर नहीं है, बेस बेस 10 10 है तो बेस पेयर 5 5। देखो मैंने बोला मतलब बेस के आधे करने हैं। हाँ, नंबर ऑफ बेसिस के आधे करेंगे ना पेयर को। पेयर मतलब 10 चप्पल है मेरे पास, इसका मतलब देखो 10 चप्पल है तो जोड़ी कितनी होगी फिर? 5। एक को भी तो चप्पल ही बोलते हैं ना अपन, तो 2 को भी चप्पल ही बोलते हैं, अपने छोड़ दो। 100 बेसिस है। हाँ, तो फिर 200 बेस, 100 बेस है तो फिर 50 का बेस पेयर हो जाएंगे। ऐसा 5 पिच हो जाए। 5 पिच हो जाएंगे ऐसा, ऐसा है वो है ना। समझ रहे हो? बेस पेयर आते 20 समझ में आया? कौन सा बढ़िया थे? चलो, तो 36 हर स्टेप पे ऊपर बढ़ते हैं, 36 घूम लेंगे। ऐसा 10 स्टेप घूम जाएंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिक्स, इसलिए बोलते हैं 1 फुल टर्न काय को बोलते, समझ में आया ना? अपन तो इसको ही समझ लेंगे। देखो अब बच्चे कैसे समझ लेते इसको, ऐसा घूम गया ना ऐसा, तो बस बोलते हो पूरा एक टर्न खत्म। ऐसा घूम गए रहे हो, ऐसे देखो ऐसा कि घूम जा रहा है ऐसा ऐसा। एक टर्न के रिस्पेक्ट में नहीं है, टर्न एक पिच में 2 भी टर्न आ सकते, 3 भी टर्न आ सकते, वो मैटर छोड़ दो। 10 जब 10 बेस पेयर आ जाएंगे ना उसमें, उसको बोलेंगे, क्योंकि हर बेस पेयर का 36 से कोई मतलब नहीं है ना। टर्न उसने किसको बोला? पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने को टर्न। 10 पेयर उतरेंगे तो उसको 10 पेयर के बाद एक अभी
एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 4 मरतबा भी घूम सकता है, 5 मरतबा भी घूम सकता है, हाँ। उसका मैटर नहीं उसका कुछ नहीं। लेकिन टर्न जो बोला उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने को बोला, यानी उस सीढ़ी को तुम कंप्रेस करके जब पूरा एक सर्कल बना देंगे, उसको बोला यानी ऐसा तोड़ो उसको ना, ऐसा घुमा के पूरा एक सर्कल बना दो रिंग, उसको क्या बोला उसने? पिच। समझ रहे हो? टर्न का टर्न नहीं बेस पेयर बोले है, थे, बस एक पिच। सबसे जो मेन डेफिनेशन है उसकी कि एक पिच में 10 बेस पेयर खत्म। इतना पूछ सकते हैं ना। तो बोलो 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स स्ट्रैंड वुड रिवॉल्व 10 बेस है 10 स्टेप्स। तो जब तुम 10 स्टेप चलेंगे इसका मतलब तुम पूरा टर्न घूम गए। जब 10 पेयर आ रहे तो फिर उसमें 20 हो आएंगे। हाँ 20 bases। बेसेस आएंगे, सही बात है 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स है। 10 स्टेप बोलो, फिर हर स्टेप को हर पायरी क्या बोल रहे हैं? हर पायरी किस पे बनी है? 2 नाइट्रोजन बेस। बेस पेयर से बनी हुई है ना। दो हर पायरी नाइट्रोजन बेस से बनी हाँ है। बिल्कुल। तो हर पायरी में कितने बेस पेयर, कितने बेस है? 2। तो इसलिए बेस पेयर कितने हो जाएंगे? एक ऐसा। तो स्टेप को क्या बोल सकते हैं अपन? बेस पेयर भी बोल सकते बोला है ना। वुड भी उसकी लेंथ दिया देखो। हाँ उसने क्या बोला? फुल टर्न हेलिक्स वुड रिवॉल्व द स्टेप्स टू 10 बेस पेयर। अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, उसकी तो लाइन डायग्राम बनाओ। अ पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉन की। कितनी है? अब ये एंगस्ट्रॉन याद करना है अपने को, ठीक है? तो मैं बता देता क्या रहता, लेकिन अपने को तो याद ही करना है। 34 एंगस्ट्रॉन उसकी लेंथ है। अब जैसे अपन तो ऐसे गिनेंगे ना उसको लेंथ में, अपने तो सर्कल नहीं है ना वो, अपनी तो सीधी सीधी है ना ऐसी। अगर उसके ऊपर लाइन डायग्राम बनाए, देखो हाँ देखो अपन इसकी लाइन डायग्राम क्या बनाए? इसकी लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। इसी सीधी सीधी है ना, लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें कितनी पिच आ रही थी? 10। इसकी लेंथ गिन सकते हैं अपन 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब 1 मीटर 2 मीटर का तो अपने हाथ रहता पूरा, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल रहते हैं। अपना सेल, अपने सेल में न्यूक्लियस में डीएनए में इतना कॉम्प्लेक्स, तो कितना छोटा रहेगा है ना। तो अपन उसको गिनते 34 बोले तो क्या होता है उसका मतलब मालूम? 34 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है तुम्हारे 34 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये क्या इतना छोटा, डी ने इतने छोटा, एक पिच की लेंथ इतनी छोटी रहती बोला, अरे हमारे लेंथ इतनी छोटी रहती। 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 10 कर दो उसको। थैंक यू फॉर 10 तीन देखो तुम्हारे पास 300 है, उसको 10 से डिवाइड कर दी, कितने हो जाते? 30 300 है ना, उसको 10 से डिवाइड कर दो कितने होते? 30। अब 30 को और 10 से डिवाइड कितने बन गए? 3। और 3 को और डिवाइड कर दो 10 से, कितने बन? 0.3 और कर दो। ऐसा करते करते 10 मरतबा जब तुम डिवाइड करेंगे तो उतनी छोटी लेंथ रहेगी तुम्हारी एक पिच की। समझ रहे हो? मतलब फिर तो एक 34 तो 34 नहीं समझना है उसका मतलब। तुम सोच लो 34 के सामने 9 0 लगा कर दो, समझ, इतनी छोटी। पहले 0.1 कितना रहता है हमारे में ना, 0.1 मीटर बोले कितना होता है स्केल में? 1 मिलीमीटर। अब उसको तुम अगर तुम 9 0 तक लेके चल जाएंगे तो कितना छोटा जाएगा वो? समझ रहे ना? अपने 0.0000009 मरतबा 0 और 34 वो हो रहा एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन। तो फिर बोलोगे 8 0 और 34, मतलब इसको याद 8 0 और रखना है। 34। एक पिच में इतना रहता है बस डर याद है, थोड़ा फील भी तो लेना कितना छोटा रहता करके। हाँ, मजा आता है feel में मजा आएगा। 300 फिर 3 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आधे हो गए ना। 300 जैसे तुम्हारे को 300 रुपये मिले और तुमको 30 रुपये मिले, या फिर तुमको 3 रुपये मिले, 2 तो 0 कम है 300 से तुम्हारे। अरे ऐसा ईदी के बोलो, ईदी के 300 रुपये मिले हमारे को, चलो अब तो वो भी नॉर्मल बात होगी, लेकिन पहले ईदी के 300 रुपये मिले, क्या खुशी होती है। ईदी के 3 रुपये मिले, मेरे को बोले बेटा 2 ही 0 को तो फर्क है ले, क्या बात तेरे लिए कोई बात है। अब आप सब वो भी नहीं मेरे बड़े हो गए बोल। ये बात सही है, अपने टाइम आ गया ना देने का, इसलिए समझ रहे। पड़ी चले तो बात समझ रहे तुम? एक मरतबा तुमको 300 रुपये मिले, 3000 मिले, चलो बहुत ही होगा 3000 मिले थे। अब 3 0 कम हो गए तो कितने पे आ गए तुम? 3 रुपये। 3000 में और 300 में कितना फर्क है? तो सोचो 10 0 से डिवाइड कर देंगे तो कितना छोटा हो जाएगा। वो तो बस यही बात है, ठीक है। तो तुमको डायरेक्ट याद करना है अपने को क्या? 34 एंगस्ट्रॉन, वो पूरे पिच की लेंथ है, ठीक है। अब बोलो एक पिच में कितने रहते हैं? 10 तो 2 स्टेप के बीच की लेंथ कितनी है? 2 स्टेप की 34 हो जा। देखो तुम कुछ तुम मैं बोलते हैं हाँ सोचो ना, सब सोचो ना, किसी ने बोला। मैं डबल से क्वेश्चन देखो मैंने क्या बोला, ये अपनी ऐसी एक सीढ़ी है, ठीक है ना, ये सीढ़ी हाँ, है। एक इस सीढ़ी में कितने बोला मैंने? 10 पिच रहेंगे बोले नहीं, कितने बोले तुम? एक पिच रहेगा। एक पिच है, इसका मतलब 10 क्या है उसके अंदर? बेस बेस पेयर। इस पूरे की लेंथ कितनी है बोला? 34। 34 तो इन दो के बीच की लेंथ कितनी रहेगी? 30 का बोले तो यहाँ 3 रहती, 30 के रहती थी अगर हाँ, से, तो 3 3 का रहती। फासला रहता। तो अगर 3 तो 3.4 10 से डिवाइड कर दो ना, देखो 10 से डिवाइड करो ना, 3.4 खत्म, ऐसा रहता है ना। डिवाइड में 10 का कैसा रहता है? 0 से डिवाइड करें ना, जो तुम्हारा 20 है, तुम्हारा 2 आया था, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा? तो 2 करे तो 0.2 होगा कि नहीं होगा? तो अगर 21 को डिवाइड कर दिया 10 से तो कितना होगा? 2.1। समझ रहे नहीं? फिजिक्स नहीं हो जा अरे बहुत कम है, फिजिक्स नहीं है मेरे भाई, मैथ है मैथ।
चलो देखो दिया ना 3.5 3.4 देखो देखो 34 को कैसा दिया वो तो समझा रहा हूँ तुम्हारे को। देखो तुमको मालूम है कि 34 तुम्हारे पूरे इसके है। अब तुम्हारे 10 बेस पे 10 से डिवाइड कर दो तो 2 के बीच क्या आ जाएंगी तुम्हारी कितनी रहती करके। 2 के बीच मतलब बिटवीन 2 दो बेस एक पेयर और के एक। बीच में ही सीडी के जो वो रहते हैं ना अपने दो फासला होता ये है। बोल हाँ, सकते दोनों के बीच का फासला। हाँ, ये हाँ। बोल सकते हैं ना इसके बिल्कुल बस ये इन दोनों के बीच का, हाँ हो गया इन दोनों के बीच का 3.4 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब 12वीं में क्या करेंगे मालूम, बहुत बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी से एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में दे देंगे, कोई बड़ा फर्क नहीं है। देखो समझो यहाँ पर ही समझ लो उसको भी। अभी इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा यहाँ क्या है, ताज़े ताज़े नैनोमीटर बोले तो एंगस्ट्रॉम में हो रहा है नहीं, क्या? नैनोमीटर में एक जीरो कम रहता है। हाँ उससे भी एक कम नहीं उससे कम नहीं बोले तो इससे एक ज़्यादा रहता, एंगस्ट्रॉन से एक ज़्यादा रहता उसमें। हाँ ना। उसमें 9 जीरो रहता, इसमें 10 है, उसमें 10 की पावर -9 रहता। अब तो ये 34 है अपना, तो बड़ा किसको मानने का दोनों में? बड़ा नैनोमीटर है ना, बड़ा नैनोमीटर है ये ना, छोटा है ये ये उससे भी छोटा है। तो अगर उसमें अगर नैनोमीटर में बोले अपन तो फिर डीएनए की पिच की लेंथ कितनी मालूम है हमारे को? डीएनए पिच के लिए 340 कितनी जाएंगी? 340 340 हो जाएंगी क्या में, नैनोमीटर में पिच की लेंथ। हाँ और अगर उसमें बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 34 उसकी दोनों के बीच का डिस्टेंस है। लो वाला एनसीटी मतलब टैली कर लेंगे, सही बोल रहे हैं। 34 एक पिच। देखो अभी देखो ये अपने सीढ़ी बनाए अपने, ठीक है। सीढ़ी की लेंथ थी जितनी थी तो उतनी ही रहने वाली, वो है वो बदलेंगे है ना, बदलेंगे बोलो। सीढ़ी ये तो तुमने जितनी है उतनी रहने वाली है ना, ऐसा थोड़ी कि भी तुम उसको अलग अलग गिन रहे। ऐसे मैं बोला इसको मीटर में गिन के लाओ तो मीटर बड़ा रहता है, इतना मालूम है ना, इतना इतना एक हाथ के इतना मीटर रहता है, सेंटीमीटर तुम्हारी स्केल का रहता है। तो अगर ये 100 मीटर की भरी तो 1000 सेंटीमीटर बनी। चलो बोलो 1 मीटर की भरी 1 मीटर तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है चलो बंद हो जा रहा, बंद होगा तो इसकी खत्म तक यूज़ कर लेते, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे तुमको सिंपल बात बोला मैंने, वैसा तो सबसे सिंपल क्या है, याद कर लेते, याद ही करना है, ठीक है। लेकिन वो दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो मैंने बताया। देखो तुम क्या समझ सकते, किलोग्राम ग्राम समझते हैं है ना। जैसे अपन 1 किलो शक्कर लाए, 1 किलो शक्कर लाए तो कितने ग्राम शक्कर होती है? 1000 ग्राम। समझ में आती है ना। तो क्या शक्कर का वजन बदल गया? तुमने लाए, तुमने बोले यार, हमें बोले मेरे को तुम 1 किलो शक्कर लाने का बजाय मैं तो तुमको 1000 ग्राम ला के देता था, बोले यूनिट बदला, 1 किलो लाने का बोले ऐसा बोल सकते कि तुम, यूनिट बदला। हाँ यूनिट बदला है ना। तुम जैसे बोल रहे घर पे जाकर, तुम बोले क्या मैं 1 किलो शक्कर लाने का बोल दिया, मैं 1000 ग्राम ला के देता तुम्हारे को, मौज ही मौज, टेंशन ही नहीं, 2-3 दिन चाय बनाने का। तो फिर क्या करेंगे, लगाएंगे कान के नीचे। तो ऐसी बात है, तो तुम्हारी शक्कर का वजन चेंज नहीं होने वाला है, चाहे तुम ग्राम में गिन लो उसको चाहे किलोग्राम में गिन लो, है ना। वो जो था वही रहने वाला है, यूनिट का। हाँ यूनिट का फर्क। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो डीएनए की जो पिच है जितनी थी उतनी रहने वाली है। अब बोलो किलोग्राम बड़ा यूनिट है क्या ग्राम बड़ा यूनिट है? किलोग्राम बड़ा यूनिट है। तो जिसमें अगर अपन बड़े यूनिट में गिने ना तो वैल्यू छोटी आती है। हाँ बस समझ में आई? बड़े यूनिट में जो गिने तो वैल्यू छोटी आती है। अब मेरे को ये इतना समझा दो, देखो 10 बड़ा है, देखो तरतीब से जा रहे अपना। तो बोलो 10 बड़ा है या 100 बड़ा है? 100 अरे 10 बड़ा है ना 10 बड़ा है 100 बड़ा, जल्दी बोलो। 100 बड़ा है। 100 बड़ा है ना, सही बात है। चलो 10 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है या फिर 1 बड़े 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। 1 बड़े 10 को मैं 10 की पावर -1 लिख देता है ना, 10 को 1 लिख दिया। देखो ज़्यादा नहीं, तुमको इतना मालूम है माइनस में जितनी वैल्यू रहती है ना छोटी रहती है। माइनस में अपनी को वाली देखो जैसे ये 1 है, आई -1 है, तो कौन बड़ा है इसमें से? 1 है। देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर -1, कौन बड़ा हो रहा? 10 की पावर 1। हाँ छोटा कौन है? 10 की पावर माइनस -1। तो इसका मतलब माइनस में जब जो वैल्यू बढ़ेंगी, जैसे मैंने ये बोल दिया तो कम कम होते जाएंगे। हाँ इतना समझ में आया, बस इतना काफ़ी अपने को, बस ज़्यादा नहीं समझ। देखो ये मैंने बोल दिया 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4। अब बोलो कौन बड़ा है? 10 की पावर -4 बड़ा है ना। 10 की पावर -3 बड़ा है, 10 की पावर -4 छोटा है। अगर 10 की पावर तुमने 7 लिख दिए तो फिर भी 3 तीन बड़ा ही बड़ा होगा। है। बस बिल्कुल, तुम 10 कितने बड़ा? 10 की पावर 7, अरे मेरे भाई -7 है ना वो, हाँ छोटा हो जा रहा छोटा हो जा रहा हो, समझ रहे? जीरो तो जा रहा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ऐसे ही बोलना चाह रहा मैं, क्या अगर 10 की पावर तुम्हारा, 0 से खेलते हुए 0 बीच में आ गया ना फिर उसके एक बार। हाँ देखो ये 10 है एंड बोला 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 10, कौन बड़ा है? 10 की पावर 9। 9 बड़ा है, सही बात है। अभी तुमने क्या बोले, जब यूनिट बड़ी रहती तो वैल्यू छोटी रहती। तुमने 1 किलो बोले ना, किलो बड़ा है तो इसलिए 1 किलो बोले, और ग्राम छोटा है तो उसको क्या बोले 1000 ग्राम, है ना। तो ऐसे अब तुमको इतना समझ में आएगा कि भाई 10 की पावर 9 में और 10 की पावर 10 में कौन बड़ा है? 10 की पावर 9 बड़ा है, ये भी समझ में आएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा कि जो एंगस्ट्रॉन है अपना वो कितना रहता? एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 10 रहता, नहीं 10 की पावर 10 रहता, हां सॉरी 10 की पावर 10 कितना रहता? 10 की पावर 10 नैनोमीटर रहता 10 की पावर में। हाँ अरे ये ऊपर ही बना दिया। 10 की पावर कितना रहता बोलो? 10। 10 क्या ये एंगस्ट्रॉन? -10 हाँ -10 सॉरी। और देखो जो अपना नैनोमीटर है, नैनोमीटर वो कितना रहता बोलो?
10 की पावर -9। बढ़िया। अब कौन सी बड़ी है? 9 नैनोमीटर बड़ी है, तो इसमें वैल्यू कितनी आएंगी? छोटी आएंगी। जहाँ तुम एक पॉइंट का फर्क है, इधर सरकाना पड़ेगा। जहाँ तुम पिच को कितना लिख रहे थे? 34। पिच को कितना लिख रहे थे एंगस्ट्रॉन में? 34। हाँ तो 3.5 ले लेंगे, 3.4 ले लेंगे यहाँ पर। एक जीरो सर आपके इधर एक की बात बोल रहा हूँ। 3.4 लेते तो 0.4 0.4 हाँ 0.34 हो जाएगा। ये जीरो इधर चल जाएगा। बस अब देखो ये तुमने क्या ये करे, पॉइंट निकल कर उधर चल जाएगा। देखो जब तुमने क्या करे 10 से डिवाइड करे ना, 9 बड़ी यूनिट है ना तो वैल्यू छोटी आने वाली है उसकी। 9 बड़ी यूनिट है तो वैल्यू छोटी आने वाली है। तो छोटी यूनिट में बड़ी वैल्यू आती रहती है। देखो एंगस्ट्रॉन बड़ी, हाँ एंगस्ट्रॉन छोटी यूनिट है। जैसे मतलब ना किलोग्राम ग्राम मीटर, इससे समझ में आता है। देखो किलोग्राम ग्राम में, देखो किलोग्राम बड़ी यूनिट है तो वैल्यू कितनी? एक। ग्राम बड़ी छोटी यूनिट है तो वैल्यू कितनी? 1000। तो यहाँ पर बड़ी यूनिट कौन है? नैनोमीटर नैनोमीटर। तो वैल्यू छोड़ी जाएंगी फिर इसमें, वैल्यू एकदम छोटी छोड़ी जाएंगी। कितनी? 3.4 ये 34 आया तो 3.4 आया। तो इतनी फर्क है। ये किसका है? पिच का। इन्फॉर्मेशन किसका है? पिच का है। याद रखना ये जो दो इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पूरा रिलेट कर दिया। ठीक है, दोनों जगह दिक्कत ही नहीं आती फिर, चाहे वो किस में भी दे दे तुम्हारे को। ठीक है, याद रखना इसको लिखने में बाकायदा अच्छे। नैनोमीटर में ये भी लिखना कि अगर वैल्यू बड़ी रही, वैल्यू बड़ी इसका मतलब यूनिट छोटी है, एंड यूनिट बड़ी इसका मतलब है। अभी फिजिक्स का लॉ है बाकायदा। तो फिजिक्स है ना, आस्ता घूमते रहते, लेकिन समझाने का डायरेक्ट तुम उसको मैथमेटिकली समझाते बैठे तो फिर वो तो दिमाग के ऊपर जाता है। रिलेट करा तुमने खुद ने बोले ना यार भाई 1 किलो बड़ा यूनिट है, छोटी वैल्यू आती है उसमें। 1 किलो में 1 किलो, किलो क्या है? बड़ा यूनिट है तो इसलिए वैल्यू छोटी आ रही है उसमें। ग्राम छोटा यूनिट है, वैल्यू बड़ी आ रही है 1000, है ना। तो एंगस्ट्रॉन छोटा यूनिट है, छोटा है ना यार, तो वैल्यू बड़ी आई 34। और नैनोमीटर बड़ा यूनिट है, वैल्यू कितनी आई? छोटी। तो तुमको डायरेक्ट यही रटना है कि नैनोमीटर में 3.4, एंगस्ट्रॉन में 34। ठीक है। और दूसरा देखो, अब फिर देखो ये हो गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या की बात करें? फिर पिच के बाद में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के डिस्टेंस की बात करें ना, है ना, उसको भी देख लेते। वही इसमें 3.4 हाँ बेस पेयर के बीच की। हाँ, दो बेस पेयर के बीच की। तो देखो एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर दोनों में देखना है। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन में कितनी है? 3.4। तो नैनोमीटर में कितनी होगी? 0.34। खत्म। 0.34 बस याद कर लेना है, खत्म, दिक्कत खत्म। ऐसा ठीक है। तो ये दो चीज़ें काम की थी, यहाँ पर एंगस्ट्रॉन में दिया, वहाँ पर नैनोमीटर में दिया। अब पूछ लिया ना तो एंगस्ट्रॉन में फिर क्या करेंगे अपन? ये मसले आते हैं ना, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ा। दोनों भी याद रखने हैं। दोनों भी याद करना है। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर। अब देखो साइलेंट फीचर नहीं है, साइलेंट फीचर यानी उसके खुसूसियात हो ना। साइलेंट फीचर्स ऑफ बीटा डीएनए इज कॉल्ड बीटा डीएनए। जो ऊपर बोला गया ना कि पिच 10 बेस, अब अलग अलग डीएनए में अलग अलग पिच रहती है, अलग अलग बेस पेयर रहती है, नंबर ऑफ बेस पेयर वेरी करती है, एंगल वेरी करता है, सब वेरी करता है। अपने को जो कुछ पढ़ाया गया कि भाई हर टर्न पे, हर स्टेप में कितना घूम रहे? 36 डिग्री। पिच कितने की है? 10 की 10। एक पिच में कितने न्यूक्लियर बेस पेयर आ रहे हैं? 10, है ना। तो ये जो पढ़ाया गया अपने को, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 क्या हो रहा? नैनोमीटर में और 3.4 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉन के अंदर, है ना, जो भी है। तो जो अपने को पढ़ाया गया कि भाई एक पिच कितने की? 34 एंगस्ट्रॉन की। ये किसके बारे में पढ़ाया? बीटा डीएनए। 36 के एंगस्ट्रॉन के ना 36 हाँ। तो देखो अपने को जो कुछ पढ़ाया गया ना, सिंपल बोलने का मतलब वो बीटा डीएनए के फंक्शन किसके थे? फीचर्स थे। बीटा डीएनए बीटा डीएनए बोले तो कौन सा नाम है बस, वो दिखाया था ना मैंने, बीटा डीएनए वहाँ पर दिख रहा था, दिखा क्या? और डायग्राम दिया था उसके अंदर। अभी मैंने गूगल पे जाके दिखाया था ना, अल्फा, ट्रिप्लेक्स और वो जो वहाँ पर एक बीटा। तो बीटा डीएनए टाइप है डीएनए जिसके ये सारे फीचर रहेंगे, उसको बीटा डीएनए बोलते हैं। यानी वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिए थे ना, वो बीटा डीएनए का मॉडल किसका था? वो बीटा डीएनए। In higher classes, you will be told that there are more than a dozen form of DNA. पढ़ते बैठना बोलते फिर कुछ पढ़ना, DNA पर ही PhD कर लेंगे। Named after English alphabets with unique structural feature. अलग अलग structural features के जैसे उनके अलग अलग नाम पढ़ते हैं। हर सेल के हिसाब से वेरी करता है। अपने को तो यही तो पढ़ना बहुत भारी पड़ जा रहा है।